भाई पीवाईक्यू एनालिसिस का पर्पस क्या है कि इस क्वेश्चन से मैं ऐसा क्या इंसाइट्स निकाल सकता हूँ, ऐसा क्या समझ सकता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन जो फ्यूचर में पेपर होने वाला है उसमें फायदा हो जाए। पीवाईक्यू सॉल्व करने का एम ये थोड़ी है कि ये वाला क्वेश्चन में से बन सकता है, अरे वो तो हो चुका है पेपर, उसको क्या सॉल्व करोगे आप। एक्चुअल वैल्यू ये है, इसमें से कुछ ट्रेंड निकाल सकता हूँ क्या, इसमें से कुछ रिकरिंग टॉपिक्स निकाल सकते हैं कि नहीं जो आ ही जा रहे हैं, वो एनालिसिस मिल जाए कहीं से। जो जो टॉपिक्स हैं, जो पीवाईक्यू के माइक्रो थीम्स के टॉपिक्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो पता चल जाए, राइट। आपके स्कूल के एग्जाम सोचो, आप 99 95 ऐसे ले आ रहे थे मैथ्स वैथ्स में, सोशल साइंस में। आप एक ऐसा एग्जाम एक बार को रियलाइज करो जिसमें 40% मार्क्स लाने में, 33% में तो आप स्कूल में पास होते थे। तो अगर 40% मार्क्स लाने में आप लिस्ट मतलब इंटरव्यू देने चले जाओगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे, वो एग्जाम कितना टफ होगा। ये GS1 का क्वेश्चन है, पिकअप एनी क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स से दिस वन, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। सिंपल प्योर लेजिट स्टैटिक स्टैंडर्ड बुक और स्लैश एनसीईआरटी क्वेश्चन करके दिखा दो आप, बिना उसके। अगर आपको जनवरी 2025 तक ये पता है कि भैया मुझे मेंस का ऑलमोस्ट खत्म करना है, क्योंकि जनवरी के बाद मेरा मोस्टली ट्रांजिशन फेज 3 में हो जाएगा, जिस विच इज फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, तो क्या फर्क पड़ता है आपको कि आप 3 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो। अरे भाई आपको क्लियर है 25 तक करना है। अब डज इट टेक 30 आवर्स अ डे, आई डोंट केयर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हु केयर्स आप कितने घंटे, यूपीएससी पूछ रहा है आपसे कहीं, वो सब अगेन आप नॉइज में फंस जाओगे। आपको आपको ये देखना है कि जो पढ़ा उसका आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं, दूसरों से अच्छा लिख पा रहे हैं कि नहीं, 7 मिनट में लिख पा रहे हैं कि नहीं। इतने प्रैक्टिकल हो जाओगे ना, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव फियर बना रहेगा, आप कर लोगे, हो जाएगा। बट मेक श्योर कि इतना स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए जिससे कि सुबह उठ के ना आपकी प्रिपरेशन में प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी, आप ऐसे गेसिंग नहीं करोगे। आपने अपनी सारी डिसीजन मेकिंग एटलीस्ट पढ़ाई की एक शीट पे या एक टाइम टेबल पे डाल रखी है। सोचना ही नहीं है इस बच्चे को, उसको पता है अगस्त में कितने दिन में क्या कवर करने। लुक एट द काइंड ऑफ पीपल हु आर अटेम्प्टिंग, लुक एट देयर अनफेयर एडवांटेज, लुक एट द सक्सेस रेशियो ऑफ दिस एग्जाम। ये तीन चीजें मिला लो, अब आप कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं नॉर्मल सी प्रिपरेशन करके देऊंगा प्रीलिम्स और मेंस। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट प्रीलिम्स टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग ऑन द स्पॉट। It demands, can you recognize the actual correct answer. Mains tests that when I ask this person a question on a complex topic, on country, on the world, on a particular subject, can he or she generate enough paragraphs content within 6 7 minutes. जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन जब आप लिखते हो, आपको जनरली 7 मिनट्स में खत्म करना होता है। ये इतनी बड़ी बात है, जितने सिंपली मैंने बोल दिया है, इट्स नॉट दैट सिंपल टू राइट एंड आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। 7 मिनट लगता है कि लिख लोगे, बट वो इतनी बड़ा चैलेंज है कि लोग रिपीट रैंक लाके भी नहीं कर पाते पेपर कंप्लीट। उनका ना, उन्होंने ऑलरेडी ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक कर रखा है, नॉट अभी यूपीएससी, पहले, चाहे वो मेडिकल का कर रखा हो, इंजीनियरिंग का कर रखा हो, कुछ भी हो सकता है, कॉमर्स में जो भी फील्ड है, उनको ऑलरेडी नेशनल लेवल एग्जाम करने में जो रिक्वायर्ड होती है ग्रिट, उसकी फीलिंग इंटरनलाइज्ड है। इंटरव्यू 30 40 मिनट का होना है, इट्स लाइक अ T20 मैच। ये तीनों मैच अगर आप में से कोई भी क्रिकेट देखता है, क्या सेम स्ट्रेटेजी चलती है, यस और नो। दिस सेशन इज स्पेसिफिकली बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द जनता इज प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एंड 27 few months, but mostly 2026. अगर आप बिगनर हो, if this is going to be your first attempt or not, if you have made those mistakes, this is this session at the end of the 30 minute you'll realize two three things. You'll have a lot of clarity about how to cut the noise, मुझे बाकी चीजें क्या क्यों नहीं करनी है, right? I'll give you proofs, etc. We'll take actual question paper of UPSC mains, etc. Because there are a lot of beginners, I will take first few minutes to walk them through about the exam process. अगर आप 2026 में दे रहे हो, this is the date, these are the months of your exam. आपका prelims May 2026 में, आपका mains generally happens there, of course there are no dates, they will come, but this will generally happen in the month of August, right? So with that you have around 11ish 12 months now. Is that enough? Yes, right? For those who have no idea, although you should be, but this is how the exam structure is. UPSC conducts it offline. It happens, the cycle is 1 year. Age limit is, of course, there are some relaxation for reserve category. And pattern is, first, there are 3 stages: prelims, mains, and personality test, right? Each of those stages require different skills, different preparation strategy, and we'll understand how. Same thing. This is your exam pattern, 3 stages. Most of you are aware of this, but I'll still walk you through because some people may not be, especially if you're in college. Paper one is general studies. It has subjects like history, geography, economy, polity, current affairs, right?
मेंस का सिलेबस is slightly different in terms of there are more subjects. So internal security is not part of prelims, disaster management is not part of prelims, can appear in the form of current affairs in prelims, but not as a specific static subjects, right? Mains has more subjects, right? Second is CSET. It is qualifying in nature. It's generally they say 10th क्लास तक का मैथ्स और इंग्लिश आएगा. अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो 10th क्लास का तो वो नहीं है अब, वो उससे बहुत ऊपर है. That is the reality, right? People fail CSET, but UPSC says up to 10th class level of aptitude and English. In reality, it's not 10th class. It's very high, higher than that. uh, you just need around 67-ish marks. It's like I said, it's just a qualifying paper. If you qualify cutoff in any category in the GS paper, but if you get below 67 in CSET, you're not in the list. That's what it means to be. That's what qualifying paper means. Okay, that's your prelims. This is the syllabus for prelims. From today onwards, आप किसी का भी सिलेबस नहीं उठाओगे, सिर्फ यूपीएससी का. आप सिर्फ यूपीएससी.gov पे जाओगे, वहीं से ही सिलेबस नोटिफिकेशन करके. यू मस्ट हैव हर्ड वर्ड कॉल्ड नोटिफिकेशन आ गया है. आप वही सिलेबस लोगे और कोई सिलेबस नहीं लेना है जिस एग्जाम वो दे रहे हैं ना आपको. लाइक डोंट पिक अप एनी अदर सिलेबस. यहीं से उठाना है सिलेबस, इसका ही फोटो कॉपी रखो, इसका ही कॉपी रखो, जो रखना है रखो, बट सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस लेना है. दिस इज योर प्रीलिम्स जीएस का सिलेबस ऊपर एंड नीचे. लुक एट द सब्जेक्ट्स, जस्ट रश थ्रू, ग्लांस थ्रू इट. ये कीवर्ड्स आपको हमेशा ध्यान होने चाहिए, मतलब होने ही चाहिए. अब पंचायती राज स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यार. आप अलग से अगर पंचायती राज का नोट्स नहीं बनाओगे, अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या कहीं पे भी पंचायती राज वर्ड अगर आपको दिख जाता है, आप वहां रुक के पढ़ोगे नहीं, उसके नोट्स नहीं बनाओगे, तो फिर मतलब इट विल बिकम अ वेरी कैजुअल प्रिपरेशन, राइट? तो वो नहीं करना है. जब यूपीएससी सामने से बोल रहे हैं कि ये सब आने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा हुआ है, मतलब अलग से ही लिख दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो ये सब कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने. सिलेबस की वैल्यू यहीं से ही होती है, ठीक है? एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव सीसेट का सिलेबस, राइट? अगेन सीसेट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, राइट? दिस इज योर मेंस, द पेपर. You have English or some regional language. Again, they are qualifying. You'll have to choose which language you want to appear in. You have 4 GS paper. Each of those papers are of 180 minutes. There will be 10 marker question and there will be 15 marker question in your mains paper, GS papers, right? There will be 10 10 mark questions, so 100 marks, and there will be 15 10 mark question, 150 marks, sum total 250. ठीक है? जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन जब आप लिखते हो, आपको जनरली 7 मिनट्स में खत्म करना होता है. ये इतनी बड़ी बात है, जितने सिंपली मैंने बोल दिया है. इट्स नॉट दैट सिंपल टू राइट एंड आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क. In all honesty, qualifying UPSC mains is one of the most difficult thing you'll ever do, probably. इतना टफ एग्जाम है यूपीएससी मेंस. इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? वो 7 मिनट लगता है कि लिख लोगे, पर वो इतनी बड़ा चैलेंज है कि लोग रिपीट रैंक लाके भी नहीं कर पाते पेपर कंप्लीट. तो उसके लिए यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप इतने रिगरसली प्रैक्टिस कर रहे हो कि वो इट बिकम्स ऑलमोस्ट वेरी नेचुरल टू यू. आप सोच के देखो यार, अगर मैं इतने कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड टॉपिक पे, लेट्स से समथिंग अराउंड सोशल जस्टिस या सोसाइटी जीएस1 ले लो, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अब आपको 1 मिनट तो शायद यार, मतलब probably you'll have to read a question twice to understand कि ये डिमांड क्या चाह रहे हैं, what are the directives, what are they actually trying to ask me, right? अब 1 मिनट निकल गया. now you have 6 minutes. अब वो 6 मिनट में आप अगले 1 मिनट में स्ट्रक्चर सोचोगे, ठीक है? और बैक ऑफ द हेड एंजाइटी चल रहा है, थोड़ा बहुत एग्जाम का जो प्रेशर होता है, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है, वो भी चल रहा है. तो आप दोनों चीज से फाइट कर रहे हो. अब आप स्ट्रक्चर सोच रहे हो, इंट्रो में ये लिखता हूँ, फिर बॉडी में ये लिखूंगा, ऐसे करके, एंड देन फाइनली एक्चुअली में तो 4 से 5 मिनट ही बचाना लिखने के लिए. 10 मार्कर के लिए 2 पेज देता है यूपीएससी. यूपीएससी मेंस में कोई एक्स्ट्रा कॉपीज नहीं मिलती हैं, आई होप एवरीवन नोज. एक ही बुकलेट मिलता है. 10 मार्कर के लिए 2 पेज होता है, उस 2 पेज में लिखना ही होता है. अगर आप उससे उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो आप. सो यू हैव टू फिल अप दोस 2 पेजेस, राइट, फॉर 10 मार्कर, एंड सिमिलरली 3 3.5 pages फॉर योर 15 मार्कर. सो please understand, in 4 to 5 minutes you are writing 2 pages and you're constantly thinking कि क्या लिखना है on the go. आप in all means you're working like someone, like a machine जो टेक्स्ट जनरेट करती है रियल टाइम. आपने बहुत सारा पढ़ लिया 1 साल, अब आपको वो क्वेश्चन के हिसाब से ना जनरेट करने हैं आंसर्स. मेंस ये है. सुबह करते हो आप 9:30 से 12:30, शाम को करते हो, अगले दिन सुबह फिर करते हो, फिर उस दिन शाम को करते हो, पहले दिन ऐसे करते हो, 2 दिन के गैप के बाद ऑप्शनल के सुबह लिखते हो, शाम को लिखते हो, फिर क्वालिफाइंग पेपर एटसेट्रा लिखते हो. तो मेंस इज नॉट ए जोक एट ऑल. ये आप आज समझ लो, अगर आप बिगनर हो तो इस एग्जाम को
बिल्कुल कैजुअल नहीं लेना है। प्रीलिम्स में ना आपके सामने आंसर होता है, तो प्रीलिम्स एक्चुअल टफ इसलिए होता है, क्वेश्चन के कारण नहीं होता है। वो ऑप्शन इतने कंफ्यूजन है कि आपको लगता है क्वेश्चन टफ है। अगर सेम ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा इजी कर दूं ना, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बट वो प्रीलिम्स एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू इतने क्लोज होते हैं, इतने इंटेलिजेंट तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं कि आप ट्रैप हो जाए आपकी थिंकिंग। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप करेक्ट आंसर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट प्रीलिम्स टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग ऑन द स्पॉट। It demands, can you recognize the actual correct answer? Mains tests that when I ask this person a question on a complex topic, on country, on the world, on a particular subject, can he or she generate enough paragraphs content within 6 7 minutes? Not only that, can he or she do it better than others? प्लीज अंडरस्टैंड दोज आर टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स कर लेंगे, 2 4 बार रिवाइज कर लेंगे, कुछ नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा, आई एम सो सॉरी। आप इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हो और यहाँ पे क्रीम बैठती है इंडिया की। ठीक है, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यार उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके प्रिपेयर करो आप, जिससे कि आप ये 2 3 साल खराब नहीं कर दो अपने एग्जाम के। ठीक है, सिर्फ क्या बच्चे ही दे रहे हैं, मतलब जो बिगनर दे रहे हैं वही दे रहे हैं? नहीं, जिनका एग्जाम निकल चुका है, जिनका मेंस निकल चुका है, इंटरव्यू में रह गए, जिनका पूरा एग्जाम निकल चुका है, लेट्स से 700 रैंक आई है, 800 रैंक आई है, थोड़ी पीछे की रैंक आई है, वो भी तो दे रहे हैं ना यार। तो वो तो वैसे ही, मतलब आपका, आपके, आप चांसेस सोचो कितने रेयर हो रखे हैं आपके। तो कुछ भी चीज ग्रांटेड नहीं लेनी है इस एग्जाम में। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यार जीएस मेंस, मेंस कितना टफ होता है ये वही एस्पायरेंट जानता है जिसने मेंस लिखा है। ये बाहर से सुन के बोल देना, मतलब आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, आई हैव डन टॉक टू इनफ पीपल, मेंस की फाइट थोड़ी सी हार्ड है यार। मतलब इट्स नॉट, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। ठीक है, वो एक एक मार्क की फाइट, वो सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ उस दूसरों से बेटर लिखना है, और ये सब आप विद इन फ्यू मिनट्स करे जा रहे हो, सुबह शाम सुबह शाम, पूरे एक हफ्ते के लिए, राइट? उस चीज को ध्यान में रख के ही आपको डेली पढ़ाई करनी है। जब तक वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यार उतनी उतनी सीरियसनेस या उतनी सिंसियर उत, उत, फिर आप बहुत दूर हो, फिर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी बुक उठा लोगे, आप यू आर नॉट मूविंग क्लोजर टू क्वालिफाइंग द एग्जाम ना, आप डाइग्रेस कर जाओगे, कहीं और चले जाओगे, राइट? दिस इज योर दिस इज योर मेंस का सिलेबस, मतलब नॉट सिलेबस, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। ऑफ कोर्स, मतलब इफ यू वांट टू नो, 1750 इज द टोटल मार्क्स एंड 275 इज फॉर योर इंटरव्यू, राइट? जनरल ब्रॉड सिलेबस है, आपको सिर्फ यूपीएससी से ही डाउनलोड करना है सिलेबस। ये जनरल ब्रॉड सिलेबस है जीएस 1 2 3 4 का, जस्ट ग्लांस थ्रू इट। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स आप देखोगे जो प्रीलिम्स में नहीं है, ठीक है, जो प्रीलिम से एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं हर हर पेपर में। ठीक है, कूल। नाउ दिस इज लाइक आई सेड, आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, इट्स अ रेयर फिनोमेना। ये नंबर ऐसे ही नहीं है, ऑलमोस्ट 10 11 लाख लोग बैठेंगे एग्जाम में आपके ही साथ। ठीक है, उसमें से 1000 लोग, जनरली 1000 होते हैं, अराउंड 800 900, इतने लोग ही दे मेक अप टू द लिस्ट, राइट? मतलब दिस इज नॉट अ हिडन फैक्ट। ये इससे ज्यादा स्क्वीड इतना कम रेशियो सिलेक्शन का आपने कहीं भी नहीं ही देखा होगा शायद। तो आप प्लीज समझो, एंड दिस इन्वॉल्व्स पीपल हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द एग्जाम। दिस इन्वॉल्व्स पीपल जिनका मेंस पहले निकल चुका है, वो इंटरव्यू में 2 4 नंबर से रह गए, इसलिए थिन मार्जिन का गेम है। आप थिन मार्जिन का गेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जरा भी एक भी दिन इधर उधर करोगे ना आप एक हफ्ते के लिए भी डाइग्रेस हुए ना, वो सारा डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है इस एग्जाम में सक्सेस होगी कि नहीं होगी। ऑफ कोर्स देयर आर आउटलायर्स, वो दुनिया में हर चीज में होते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, जो कभी आंसर ही नहीं लिखते, जो नोट्स ही नहीं बनाते, बट वो लार्जर सैंपल साइज नहीं है, वो बहुत आउटलायर है। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट आपको डे जीरो से ही मेक श्योर करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ मेरा एडवांटेज बना रहे। आप अभी उस स्टेज पे हो जहाँ पे आप स्लाइटली अर्ली हो प्रिपरेशन में। एट दिस स्टेज यू आर हाईली इंप्रेशनेबल। जैसे एक बच्चा होता है, लाइक कुछ भी सिखा देंगे तो सीख जाएगा, दैट्स हाउ शी विल अप्रोच लाइफ, ही विल अप्रोच लाइफ, राइट? यही है, ये आपकी स्टेज है राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। यू आर हाईली इंप्रेशनेबल, आज सीख लो, आज मेक श्योर कर लो कि आप बिल्कुल नॉइज में नहीं जाओगे, हाईली शार्प, एक बिल्कुल ही सिंग यूनी डायरेक्शनल प्रिपरेशन रखोगे, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है कुछ भी, राइट? इस एग्जाम की सीरियसनेस को समझना है, इस एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड है वो समझना है, एक्सेट्रा। लाइक आई सेड, इट्स अ गेम ऑफ थिन मार्जिन्स। ठीक है, आप उठा के देख लो, आप 2 नंबर
इधर उधर करोगे या तो आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे या आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप आधा नंबर इधर उधर करोगे, आपकी आपकी रैंक 78 है, आपकी रैंक 79 है, राइट, 78 पे आई बंद हो गया। इट्स आप सोच के देखो, आपने एक्चुअल में क्या हुआ होगा, GS4 में आपका ना एक क्वेश्चन छूट गया होगा। अब आपकी रैंक 79 है, 78 पे आपका IAS क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी। आप सोच के देखो, जरा सा थिन मार्जिन है बस, मुश्किल से 4-3 नंबर ज्यादा आए होंगे, राइट, उस बच्चे के जिसकी 78 है, जिस पे IAS क्लोज हो गया। तो आप इस लाइक आई सेड, मैं यहाँ डराने के लिए नहीं आया हूँ, बट मुझे इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर आप इधर उधर ना चले जाओ एग्जाम में, कुछ रोमांटिसाइज नहीं कर देना, बी वेरी प्रैक्टिकल। जो एग्जाम में देने वाला हूँ, ये दिस इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। इट्स अ गेम ऑफ थिन मार्जिन्स। जरा भी इधर उधर करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, किसी भी नॉइज में जाओगे, 15 दिन डाइग्रेस होके आओगे ना, वो डिसीजन फर्क करता है आपके प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू में। प्रीलिम्स में आंसर्स आपके सामने होते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करने हैं, इसलिए माइन्यूट फैक्ट्स याद रखना होना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, ब्रॉड ब्रॉड लेवल पे समझना जरूरी है, थोड़ी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, सो दैट आप एलिमिनेट भी कर पाओ। अगर जरा सा 60% नॉलेज भी है तो भी तो यार याद करके एलिमिनेट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए प्रीलिम्स में, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए प्रिपेयर्ड, रिवीजन, सारे चीजें अप्लाइड है, बट प्रीलिम्स में आंसर सामने होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी, डिसीजन लेने की एबिलिटी टेस्ट हो रही है वहां पे। MCQ है ना, मेंस में 7 मिनट में जनरेट करना है आंसर, कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम, कंप्लीटली डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड। ये जो इंटीग्रेशन पर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर लो, प्रीलिम्स मेंस होता है, मतलब कहाँ से दिख रहा है आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है भाई? एक में आंसर लिखना है 7 मिनट में, एक में आंसर सामने है। मतलब इसमें तो आपकी टेक्स्ट जनरेशन एबिलिटी, आंसर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट हो रही है, थिंकिंग टेस्ट हो रही है, डेप्थ टेस्ट हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट हो रही है, कितना ज्यादा आप एनालिसिस कर सकते हो इश्यूज का, वो टेस्ट हो रहा है। वहां पे तो आंसर सामने है, आपको बस रिकॉग्नाइज करके डिसीजन लेना है। थर्ड में दे आर टेस्टिंग योर आर्टिकुलेशन, your personality. That's why it's not interview, it's called personality test. In UPSC syllabus it's called personality test, right, PT. So completely different exam, एक भी इधर उधर करोगे थिन मार्जिन है, राइट, याद रखना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जब आप ये एग्जाम आज से कल से पढ़ना चालू करोगे, कि उनका ना, उन्होंने ऑलरेडी ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक कर रखा है, नॉट अभी UPSC, पहले, चाहे वो मेडिकल का कर रखा हो, इंजीनियरिंग का कर रखा हो, कुछ भी हो सकता है, कॉमर्स में जो भी फील्ड है, उनको ऑलरेडी नेशनल लेवल एग्जाम करने में जो रिक्वायर्ड होती है ग्रिट, उसकी फीलिंग इंटरनलाइज्ड है। दे अंडरस्टैंड इन देयर बोन एंड ब्लड एंड फ्लैश कि भाई फाइट छोटी नहीं है इंडिया में एग्जाम क्रैक करने के लिए। विथ, देखो यो रिजर्वेशन एंड ऑल, तो वो सब पे आपको फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो रियलिटी है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो भाई लाइफ में। आप अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, जो भी कैटेगरी में हो आप, इससे इसमें कुछ भी ये सब ब्लेम करने का, UPSC ये वो, अपना ही टाइम खराब होगा। वो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, प्रिपरेशन चालू करो। सो आफ्टर दैट फैक्ट टाइम टॉकिंग, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर चुके हैं अपने ग्रेजुएशन में, वो लोग आपके साथ एक एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्या वो अनफेयर एडवांटेज नहीं है? बिकॉज उनको ऑलरेडी इंटरनलाइज्ड है इंडिया में एग्जाम क्रैक करने के लिए किस तरीके की मेंटल स्टेबिलिटी, किस तरीके का 8-8 घंटे बैठने का फाइट, किस तरीके की रिवीजन स्ट्रेटेजी, किस तरीके की मेमोरी रिकॉल, ये सब जरूरत होती है। आप कितना डिनाई करो, वो है। वो कम घबराएगा यार एग्जाम के दिन। अगर आप पहली बार नेशनल एग्जाम दे रहे हो ना, नेशनल लेवल का कंपटीशन, तो आप, इट्स बाउंड टू हैपन कि आपको थोड़ा सा रहेगा डर, यू हैव लॉट एट स्टेक, राइट। उसको थोड़ा कम रहेगा बिकॉज वो ऑलरेडी ये सब से झेल चुके हैं। सेकंड, अगर उनके घर पे कोई मम्मी पापा हैं, कोई सर्विस में है, उनके भाई बहन सर्विस में है, उनके पास कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी एग्जाम के बहुत आगे तक जा चुका है, मेंस लिख चुका है, इंटरव्यू जा चुका है, जो भी है, अगर उनके पास क्रेडिबल कोई सोर्स है, in form like as a human or some resources or any other kind of real crucial guidance जिससे एग्जाम निकल सकता है, और अगर आप में से किसी के पास नहीं है, तो उनके पास वो अनफेयर एडवांटेज है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि UPSC अनफेयर है, एग्जाम फेयर है इन ऑल इट शेप और फॉर्म, ठीक है। आई एम सेइंग द पीपल हु प्रेफर दे विल हैव सम एज। माय सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एज, एंड हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू वेट व्हेन यू हैव रियलाइज द फैक्ट कि इस एग्जाम में लोगों के पास इस सेशन में देर आर पीपल जो आपसे ऑलरेडी अभी आगे हैं, अभी राइट नाउ,
देर आर ऑलमोस्ट 80 पीपल 70 पीपल, राइट? इनमें से भी कई लोग हैं जिनका फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पे इतना ज्यादा पकड़ है कि आपको वो सेम चीज करने में कहो 6 महीने लग जाए यार, राइट? I'll give you अनिमेश, our रैंक 2 फ्रॉम आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके पास बहुत ही सिंपल सा अनफेयर एडवांटेज था। वो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड इंसान है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे को ये है वो है, जॉब कर रहा है पर आके टेस्ट लिखेगा समाचार मंथन, ऑलमोस्ट 50 टेस्ट, विच मीन्स साल भर हर संडे टेस्ट लिखा है उसने। कितने लोग लिखते हैं? तो वो जिसके उसके लिए वो चीज इतनी नेचुरल है, जो बाकी लोगों के लिए वो डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत सरदर्द है यार। ये सारी छोटी छोटी चीजें अनफेयर एडवांटेज होते हैं। हो सकता है आप में से कई बच्चे हो जो जरा सी 4 लोगों की बात सुनेंगे सुए हो जाएंगे, अरे वो सर ने ये बोल दिया, अरे वो यूट्यूब पे ये बोल दिया। बट पीपल लाइक एनिमेशन अदर रैंकर्स दे स्टिक विद देयर मेंटर कि ये जो बोल रहे हैं मुझे यही सुनना है, मुझे और कुछ नॉइज में नहीं रहना है। तो हो सकता है आप जल्दी स्वे हो जाते हो, कुछ लोग नहीं होते। ये जरा जरा से छोटे छोटे अनफेयर एडवांटेज हैं, ये सच्चाई है इस एग्जाम की, आप डिनाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज एंश्योर एंड स्टार्ट कि मेरे पास क्या अनफेयर एडवांटेज है यार। क्या मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कुछ ओवरलैप हो रहा है? क्या मेरे पास कोई ऐसा मेंटर है? मैंने ऑलरेडी कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है इस लेवल पे? लाइक वट एवर इट इज, आपकी लैंग्वेज पे कुछ आर्टिकुलेशन पे कमांड है, आप ऐसे अच्छा लिख सकते हो, आपने इतनी वाइड रीडिंग कर रखी है अक्रॉस सब्जेक्ट्स, या आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, आप अच्छे सेंटेंस लिख सकते हो, अच्छे ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। क्या आपका ऑप्शनल ऐसा है जो आप जीएस पेपर्स में यूज कर सकते हो, ऐसे में यूज कर सकते हो? आपके पास कोई घर में ऐसा है जो आपको सर्विस में है जो सिखा सकता है, बता सकता है, राइट? तो दीज आर द थिंग्स, राइट? यू विल सी जितने भी, देर आर लॉट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स जिनके बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, देर आर लॉट ऑफ सिबलिंग्स जिनके बड़े भाई बहन आईएएस होते हैं, वो 1-2 साल के अंदर एग्जाम निकाल के चले जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, लाइक देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ऐसा क्या है यार? because they know what it takes to qualify the exam, right? So, and that is their unfair advantage. So make sure like you realize this as soon as possible, right? Because there is unfair advantages in this exam, बिकॉज सक्सेस इतनी रेयर है, 0.1%, मतलब क्या ही कहा, मतलब आप सोच के 0.1% इज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल कि मतलब अगर आप आईएएस बन गए हो तो इट्स मैथमेटिक स्टेटिस्टिकली बहुत ही बड़ी बात है ये। ठीक है, एटलीस्ट forget about the rewards and the post and the impact you can create. Just to qualify the exam is such a big deal statistically. ठीक है, द कॉन्फिडेंट दैट यूल फील आफ्टर सीइंग योर नेम इन द लिस्ट, फॉरगेट आईएएस, उस लिस्ट में नाम आना ही बड़ी बात है। आपको लगता है कोई मीडियोकर चीज करके एग्जाम निकल सकता है? नहीं निकल सकता। मैं बता रहा हूं आपको, अगर लुक एट द काइंड ऑफ पीपल हु आर अटेम्प्टिंग, लुक एट देयर अनफेयर एडवांटेज, लुक एट द सक्सेस रेशियो ऑफ दिस एग्जाम, ये तीन चीजें मिला लो। अब आप कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं नॉर्मल सी प्रिपरेशन करके दे आऊंगा प्रीलिम्स और मेंस? मतलब ये तो बड़ा, मतलब यू आर फूलिंग योरसेल्फ ना। आज से ही कुछ भी अगर बिलो एवरेज चीजें आप कर रहे हो ना, मतलब किसी भी वीडियो को देख के, किसी भी नॉइज में आके, कुछ भी टेलीग्राम वेलीग्राम पे कुछ भी उठा लिया, मतलब नहीं करना है भाई। मतलब बिल्कुल नहीं करो, बिकॉज होगा क्या, ये 3-4 साल के लूप में फंस के आप इस रियलाइजेशन पे आ ही जाओगे। तो मैं आपके सामने आके ये बोल रहा हूँ कि वो 3 साल बचा लो, पहले अटेम्प्ट में ठीक से कर लो। दैट इज द गोल ऑफ दीज सेशंस दैट वी डू, राइट? तो आज से जो बिलो एवरेजनेस है ना, कुछ भी रैंडम नॉइज में आके वो नहीं करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम मीडियोकर लोग तो नहीं निकालते हैं। क्या आपको डज दैट मीन कि मतलब ये बाकी लोग सुपर जीनियस एटसेट्रा? नो, दे वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द सेम बुक, they were also reading the same book, but they are reading better than others. They are also writing the same questions in the mains paper, but they are writing better than others. So you see, it's not mediocre answers, it's not mediocre way of learning, preparing. They are also making the notes, but are they making in the same way? No, they are making better than others. हमेशा सेकंड थर्ड ऑर्डर सोच के चल रहे हैं कि यार ये लिखूंगा आज तो एग्जाम के पहले रिवीजन में हेल्प होएगा, फिर उसको एनरिच कर लेता हूँ किसी नोट से, करंट अफेयर से, वो सब सोच के चल रहे हैं, राइट? फोकस में हमेशा एग्जाम है। तो प्लीज मेक श्योर कुछ भी मीडियोकर चीज नहीं करनी है, राइट? यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आप अभी इस सिचुएशन में हो कि आप बहुत अर्ली हो प्रिपरेशन में, वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल है, अगर आप 2027 में दे रहे हो तो और भी अच्छा है। ये 1 साल तो आपके लिए नेट प्रैक्टिस है फिर 2026। ठीक है, आप सारी गलतियां कर सकते हो, सब करते हैं, यू आर नॉट गॉड, यू विल मेक मिस्टेक्स, बट डू यू हैव टाइम टू करेक्ट देम? इन योर केस, यस। सो यू विल मेक मिस्टेक्स, बट गुड थिंग इज कि आपके पास टाइम है।
तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दोगे, दैट्स व्हेन दिस इज एप्लीकेबल। अभी भी आपको 3-4 महीने वेट करना है, कुछ तो टॉपर वीडियो देखते रहना है, कुछ तो करते रहना तो प्रॉब्लम है। बट आज के बाद से तो यू शुड स्टार्ट ऑन अ रियली स्ट्रॉन्ग नोट, राइट? तो दैट इज वन थिंग दैट यू स्टार्ट अर्ली, बट दैट्स नॉट इनफ जस्ट बिकॉज यू विल स्टार्ट अर्ली। मतलब ऐसे, मतलब वो कोई, दैट्स दैट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड एडवांटेज, राइट? आप व्हेन यू डिसाइड कि हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इट ऑल्सो मैटर्स कि आप डेली क्या करोगे, राइट? योर एवरीडे विल मैटर। हाउ विल यू स्टार्ट, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, आर यू कवरिंग ऑल द PYQs, इन व्हाट वेज, राइट? प्रीलिम्स का क्या कर रहे हो, मेंस का क्या कर रहे हो, टेस्ट कैसे दे रहे हो, टेस्ट में जो गैप्स है वो कैसे फिक्स कर रहे हो? सो व्हाट आई मीन इज, ऑफ कोर्स यू शुड स्टार्ट अर्ली, बट what you do on a daily basis will matter a lot, right? So just to give you a very quick analogy, तीनों एग्जाम कितने डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। आप प्लीज ये समझो, ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर लेना। आप कोई भी फाउंडेशन क्लास जाके देखो यार, 1.5 साल बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, उनसे पूछो, उनको मेंस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। दे हैव प्रॉब्ली नॉट रिटन मच आंसर्स, लिखा भी है तो हेयर एंड देयर, कुछ तो रिव्यू व्यू ले लिया है। मतलब 1.5 साल क्लास में बैठने के बाद भी उनको अभी उनको मेंस में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दिस इज पीपल हु हैव गॉन टू क्लास। मतलब मेंस, दे आर नॉट क्लोजर टू द मेंस एग्जाम, राइट? प्रीलिम्स इज वेरी क्लोज टू लाइक अ वनडे मैच, राइट? आप सुबह जाते हो, 2 पेपर लिख के आते हो, सुबह 9:30 से 11:30 एंड दोपहर को 2:30 से 4:30 टाइप आप लिख के आते हो। वनडे मैच है, 1 साल 6 महीने उसके पहले पड़ा हुआ है, एक दिन में टेस्ट होना है, MCQ है, रिकॉग्नाइज करने का आंसर। मेंस 7 दिन खेलना है, ऑलमोस्ट 5 दिन, 2 दिन का गैप है, लाइक अ टेस्ट मैच, ठीक है? इंटरव्यू 30-40 मिनट का होना है, इट्स लाइक अ T20 मैच। ये तीनों मैच अगर आप में से कोई भी क्रिकेट देखता है, क्या सेम स्ट्रेटेजी चलती है, या सुनो? Does the same strategy in cricket works in all across 3 formats of match, or is it a completely different way of strategizing how we will play and where we will play, what kind of bowlers, what kind of batsmen, how will it actually play out, कितना देर खेलना है, क्या करना है, कितना स्कोर देना है, हर चीज में बदल जाता है ना। इवन अगर सेम सेम बैट्समैन भी है, आप किसी भी बैट्समैन को, लेट्स से रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो तीनों फॉर्मेट में अलग अलग खेलते हैं यार। उनकी रिस्क टेकिंग बहुत हाई हो जाती है T20 में। टेस्ट मैच में बिल्कुल ही मतलब रिस्क टेकिंग ऑलमोस्ट नियर जीरो ले जाएंगे वो, राइट? अनलेस दे आर वेरी क्लोज टू विनिंग। वनडे में थोड़ा और स्पेस्ड आउट हो जा रहे हैं T20 से के कंपैरिजन में। जब सेम प्लेयर ही समझ रहा है कि भाई गेम ही अलग है, तो क्या ये इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड क्रिकेट मैच प्रैक्टिस सुना है आपने कभी? नहीं ना। तो ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का बकवास आज से खत्म कर दो। तीनों एग्जाम बिल्कुल अलग है, वो अलग अलग चीजें टेस्ट कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है? तो कंप्लीटली 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज, एंड आई गिव यू द ओवरऑल ईयर लॉन्ग क्या चलता है। अब आप UPSC दे रहे हो, आपको ये नहीं पता कितने नंबर लाने हैं, तो फिर कैसे चलेगा, राइट? ये आपका लिस्ट, मतलब अभी 25 चल रहा है, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, राइट? दिस इज देयर कट ऑफ, ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है 87 पॉइंट। अभी जनरली फॉर पास फ्यू, थिंक अबाउट 90 मार्क्स, उसके इधर उधर ही होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? बट मेक श्योर दिस थिंग इज इंटरनलाइज्ड इन योर ब्रेन राइट अवे, भैया इतना थ्रेशोल्ड है, ये तो करना ही है। आपके चाहे मॉक टेस्ट हो, आपका कुछ भी हो, ये नंबर तो आपको मतलब हैव अ मेंटल टैटू ऑफ दिस नंबर अक्रॉस योर कैटेगरी। मैं बोल रहा हूँ ना, 90 मार्क्स तो आपको मतलब फॉरगेट कैटेगरीज, 90 तो आप रख के लिख के चलो, लाइक अ मेंटल टैटू इन योर हेड, ठीक है? दिस इज मेंस, अगेन दिस इज फॉर 2024। 720 मार्क्स कितना होता है टोटल मार्क्स? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द टोटल मार्क्स इन UPSC मेंस? व्हाट इज द टोटल मार्क्स? Okay, and 729 is the 720. No, no, that is 2025 is including uh Srinivas. It is including interview. But okay, so if you need 729 marks out of 1750, what percentage of marks are required to qualify mains for, let's say, for general category? What is the percentage? Not 50. It's not 50. Correct. Around 40-41%. ये फर्स्ट, ये दिस इज द कट ऑफ, मतलब यहां से लिस्ट शुरू होने वाली है, लास्ट कट ऑफ। यू अंडरस्टैंड? कट ऑफ, दिस इज द पर्सन जिसके सबसे कम नंबर होंगे, मतलब इसके बाद से सिलेक्शन चालू है।
ठीक है, ये लास्ट मार्क्स है, इसके ऊपर लिस्ट चालू है। ठीक है, इतने नंबर आपको लाने ही है, हाफ नंबर। अब आप सोचो, आपने कभी ऐसा एग्जाम, आपके स्कूल के एग्जाम सोचो, आप 99 95 ऐसे ही ले आ रहे थे मैथ्स वैथ्स में, सोशल साइंस में। आप एक ऐसा एग्जाम एक बार को रियलाइज करो जिसमें 40% मार्क्स लाने में, 33% में तो आप स्कूल में पास होते थे। तो अगर 40% मार्क्स लाने में आप लिस्ट मतलब इंटरव्यू देने चले जाओगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे, वो एग्जाम कितना टफ होगा। Like I said, thin margins, very tough exam. This alone should be the biggest of the indicator कि मुझे मेंस ग्रांटेड नहीं लेना है। मतलब कोई चांस, अभी इसमें भी अगर कोई मेंस लिख रहा है, तो आप प्लीज समझो, प्रॉब्ली ये आपका लास्ट चांस होना चाहिए। प्रीलिम्स इतना अनप्रिडिक्टेबल है, आपको निकालना ही है इस बार, मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है इस बार, इतना फाइट मारना है अगले 50 दिन। मतलब कुछ ये 8 घंटे पढ़ना क्यों, वाई, वाई इज देयर अ नंबर ऑफ आवर्स का लिमिट? फोड़ो भाई, लास्ट समझ के फोड़ दो इस एग्जाम को। आप समझो 40% लाने पे आपको क्वालिफाई कर दे रहा है यूपीएससी कि आप इंटरव्यू में जाओ। आप उन 3,000 लोगों में से हो, जो 10 लाख लोग थे, अब उसमें से 3,000 लोगों में से हो आप, जो सिर्फ 40% मार्क्स लाने में, तो एग्जाम टफ होगा ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि नहीं लेना है मेंस। दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द कट ऑफ। ये जनरल कैटेगरी है, ऑफ कोर्स डिफरेंट कैटेगरी। एंड ये आपका फाइनल मतलब इंटरव्यू मार्क्स ऐड करके है, राइट? सो दीज आर फाइनल कट ऑफ 947 पे के ऊपर लिस्ट में नाम होगा आपका, राइट? एंड ऑफ कोर्स रैंकर्स जनरली हैव अराउंड 1025 103 ऐसे करके 1000-ish मार्क्स पे आपका 100%। अगर आप टॉप 60 70 में हो, जनरल कैटेगरी टॉप 50 में हो, यू यू हैव अ चांस कि आपको आईएएस मिल जाए। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट कट ऑफ मींस, दिस इज व्हाट यू शुड बी इंटरनलाइजिंग। प्लीज मेक श्योर कि ये नंबर्स आपके दिमाग में है जब भी आप कोई टेस्ट लिख रहे हो, मॉक लिख रहे हो, कि भाई ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ तक मुझे हिट करना है। मतलब ये तो बेयर मिनिमम है, इसके ऊपर जाना है। ये पहले अटेम्प्ट वालों के लिए बोल रहा हूँ, इस चीज को ग्रांटेड नहीं लेना है। ठीक है, देयर इज अ हाई चांस, हाउ मेनी ऑफ यू नेवर थॉट अबाउट कट ऑफ्स लाइक दिस, इतना इंटरनलाइज करना है मुझे? डज इट मेक सेंस टू मेक श्योर कि ये चीजें इंटरनलाइज, लाइक आई सेड, इट शुड बी अ मेंटल टैटू इन योर हेड। ठीक है, नाउ हाउ डू आई स्टार्ट द प्रिपरेशन? अब मैंने एग्जाम समझ लिया है, कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है जब तक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अच्छे से कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं प्रूव कर दूंगा अभी आपको। आप एक क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म भी नहीं कर पाओगे अगर आपने ये सब्जेक्ट कवर नहीं करे तो। ठीक है, थोड़े देर के लिए आप करंट अफेयर्स अगर भूल भी जा रहे हो, और अभी अभी के लिए, ठीक है, तो मेक श्योर दैट ये 4 सब्जेक्ट आपको कवर करने ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। ये GS 1 का क्वेश्चन है, पिकअप एनी क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स से दिस वन, what were the events that led to quit India movement? Point out its result. Simple, pure, legit, static, standard book और slash NCERT क्वेश्चन करके दिखा दो आप बिना उसके। भाई 85% ऑफ योर प्रीलिम्स और ऑलमोस्ट 60 अपवर्ड्स ऑफ 60 70% ऑफ योर मेंस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू स्टैटिक सिलेबस। तो आप क्या शुरू से चालू हो जाते हो, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता? अरे, लाइक आई सेड, फोकस ऑन द फाउंडेशन सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बिना गेम ओवर है। वो जो मैं एडवांटेज छोड़ो, आप डिसएडवांटेज में हो, आप नेगेटिव में चल रहे हो, मतलब कुछ चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हो, कुछ नहीं सोचना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी कैसे करना है आई हैव कवर्ड आगे, जस्ट स्टे विथ मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स। बट पिकअप एनी क्वेश्चन, ये 2024 का मेंस का पेपर है, आप उठा के देख लो कोई भी क्वेश्चन, आप यू कैन ट्रेस देम बैक टू स्टैटिक। ऑफ कोर्स देयर आर करंट अफेयर्स क्वेश्चन, बट लुक एट द मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन। ये आपका शायद जीएस, हाँ, दिस इज अगेन GS 1। चोलास, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, fought essentially for the preservation of balance of power, industrial revolution, मतलब you can always trace them back. This is I think GS 2। पहला क्वेश्चन ये आप देख लो, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, राइट? यू कैन कैबिनेट सिस्टम, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन, यू कैन लोकल बॉडीज, फिफ्थ क्वेश्चन। ये सब कुछ like you can always trace them back to your standard resources, static. Yes, there are current affairs question. Yes, there are static cross current affairs question. बट भैया जब आपको ट्रिब्यूनल्स ही नहीं पता, लोक अदालत ही नहीं पता, लोकल बॉडीज ही नहीं पता, करते रहो करंट अफेयर्स। इट जस्ट डजंट मेक सेंस। ये इतनी सिंपल चीज है कि आप कैसे ग्रांटेड ले सकते हो अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, राइट? सो मेक श्योर
इस आई एम ये सब दिखाने का पॉइंट ही है कि आपको बस ऐसे ना लगे कि ऊपर ऊपर हाई हैंडेडनेस मैंने कर दिया, राइट। आई एम ट्राइंग टू से कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी को ग्रांटेड लोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। करंट अफेयर्स का टेंशन प्लीज थोड़े टाइम के लिए हटा दो, ठीक है, हो जाएगा। लाइक यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। बट अगर आप इसमें कंप्रोमाइज करोगे जहां पे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी ट्रेस्ड बैक, ऑलमोस्ट प्रीलिम्स में तो 85%। लास्ट ईयर करंट अफेयर्स के 15% क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 16% क्वेश्चन थे। प्रीलिम्स पेपर में करंट अफेयर्स के 16% क्वेश्चन थे, मतलब ऑलमोस्ट 84% वॉज फ्रॉम स्टैटिक। मान लो, अज्यूम आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो करंट अफेयर्स, आपका तो प्रीलिम्स फिर भी निकल रहा था, तो मतलब, और प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग पेपर है, कोई नंबर तो जुड़ने नहीं है फाइनली, इट जस्ट रिलेट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट मार्किंग, रिलेटिव है, एग्जाम निकला खत्म। क्वालिफाइंग है ना प्रीलिम्स, तो उसके मार्क्स थोड़ी जुड़ रहे हैं आपके रैंक में। दिस इज GS3। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, ये वाला? नहीं। अगर आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो फिर कैसे करोगे यार ये वाला क्वेश्चन आप? अगर आपको रोल ऑफ मिलेट्स ये सब नहीं पता है, तो नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी आपने कभी नहीं पढ़ा है, कैसे लिखोगे आप? इंट्रो भी कैसे लिखोगे? मुश्किल है ना। फॉरगेट अबाउट राइटिंग अ रियली गुड आंसर और आंसर बेटर देन अदर्स, कैन यू इवन स्टार्ट राइटिंग? वही फंस जाओगे आप। इसलिए ये GS3 है, दिस इज इकोनॉमी। You can see this is again disaster management, which is again a part of, or security, again a part of GS3। ये देखो, this question, मतलब आई एम जस्ट शोइंग यू क्विकली सो दैट ये पॉइंट आपको इंटरनलाइज हो जाए कि मैं नहीं ले सकता हूँ ये 4 सब्जेक्ट, अगर मैं बिगनर हूँ, या 2027 में भी दे रहे हो, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। ये बिल्कुल नॉन नॉइजी तरीका है, सब हटा दो, पहले मैं ये सब्जेक्ट किल कर दूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इतने अच्छे से करना है। सिलेबस को साइड में रख के हर एक कीवर्ड को उठा के पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। एनसीईआरटी 11th 12th स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स एनरिच कर लो, सिविल डेली के एक्सपेक्टेड नोट से आप आंसर एनरिच करो, उसमें कमेटीज, उसमें कोई भी जजमेंट आया हो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोई डायग्राम है, कोई फ्लो डायग्राम है, आंसर्स को एनरिच करने, कोई डेटा है, कोई कोट है, वो सब मिल जाता है। एक्स फैक्टर का नाम ही एक्स फैक्टर इसलिए बिकॉज इट गिव्स यू सम एज ओवर अ नॉर्मल वनीला जेनरिक आंसर जो सब लिख सकते हैं। उसके ऊपर अगर आधा एक नंबर और चाहिए, दैट्स वाई द नेम एक्स फैक्टर। कर लो, वो ऐड कर लो, खत्म, डन। लेस नॉइजी, नो नॉइज, कोई इधर उधर कुछ नहीं करना है। आपको पहले 4 सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, करंट अफेयर्स बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए उसके पहले, ठीक है। आपको पढ़ना है, हिंदू साइड में पढ़ते रहो, ठीक है। लाइक आई सेड, दिस इज योर एग्जाम डेट, अगर आप 26 में दे रहे हो, यू आर प्रोबब्ली 11th 12th 12 months अवे फ्रॉम टुडे। टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर आई से समथिंग सो दैट आपके पास ये हो। और इफ यू वांट टू राइट, आप लिख लो, ये आपकी जनरल प्रिपरेशन की टाइमलाइन है, ठीक है। कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? आर यू, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट आपको एक मैक्रो टाइम टेबल मिल जाएगा। आपको एक ऐसे आइडिया लग जाएगा कि यार मेरी कट ऑफ मंथ्स क्या है, कब तक मुझे खत्म कर लेना है, ठीक है। आप लोग ना, यू गाइज आर वेरी मैच्योर, ग्रेजुएट मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। फॉर दिस स्लाइड और दिस प्रेजेंटेशन, अगर आपको जनवरी 2025 तक ये पता है कि भैया मुझे मेंस का ऑलमोस्ट खत्म करना है, क्योंकि जनवरी के बाद मेरा मोस्टली ट्रांजिशन फेज 3 में हो जाएगा, जिस विच इज फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, तो क्या फर्क पड़ता है आपको कि आप 3 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो? अरे भाई आपको क्लियर है 25 तक करना है। अब डज इट टेक 30 hours अ डे? आई डोंट केयर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हु केयर्स आप कितने घंटे, यूपीएससी पूछ रहा है आपसे कहीं? सो वो सब अगेन आप नॉइज में फंस जाओगे। आपको आपको ये देखना है कि जो पढ़ा उसका आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं, दूसरों से अच्छा लिख पा रहे हैं कि नहीं, 7 मिनट में लिख पा रहे हैं कि नहीं। इतने प्रैक्टिकल हो जाओगे ना, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव फियर बना रहेगा, आप कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल नहीं रहोगे ना, एग्जाम को रोमांटिसाइज करते रहोगे, जल्दी से स्वे हो जाओगे, उधर उधर कुछ देख लिया तो फिर यार, फिर वो 3 4 अटेम्प्ट लग जाएंगे, फिर कोई मतलब, आप समझो, मतलब आप अपने प्राइम में हो एज के, कोई कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहोगे तो एक पॉजिटिव फियर रहेगा बैक ऑफ द माइंड कि इस डेटा के खत्म करना है, ठीक है। फिर आप ये सब चक्कर में नहीं पड़ोगे, डिड यू स्टडी फॉर 10 hours 12 hours, क्या क्यों, क्या फर्क पड़ता है यार? देर आर पीपल जो 2 घंटे पढ़ के भी निकाल के ले जाएंगे, क्यों? उनके पास एडवांटेज है, अभी क्या करें हम? आप सेम स्ट्रेटेजी तो कभी रिप्लिकेट कर ही नहीं सकते, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग दोस क्वेश्चंस, राइट?
आई क्विकली वॉक यू थ्रू। जनवरी, जून चल रहा है, सितंबर तक ना आपका फेज वन खत्म हो जाना चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ मान लो, हो जाएगा आपका फाउंडेशन। एनसीईआरटीज हो जाएंगी, क्विक कोर बुक की एक रीडिंग हो जाएगी, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर आप दिन के 6 से 7 घंटे भी निकाल सकते हो स्लॉट्स में, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये बिग फोर के लिए जो मैंने आपको बताया ना, फाउंडेशन सब्जेक्ट होने ही चाहिए। ठीक है। बच्चे ये भी नहीं करते। सो इफ यू विल बी एबल टू कंप्लीट बाय सितंबर, आप ऑलरेडी 50 परसेंटाइल कॉम्पिटिशन से ऊपर हो, ट्रस्ट मी। अब आपका उनसे है ही नहीं अरे यहीं पे स्ट्रगल मार जाते हैं बच्चे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लान्ड टू कवर सितंबर, कवर योर बिग फोर बाय सितंबर 25 इन दिस ग्रुप? कैन यू से यस, नो? यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 लोग हैं। कितने लोगों ने प्लान किया है कि एग्जैक्ट डेट के साथ कि 2025 सितंबर तक मैं अपने बिग फोर खत्म कर लूंगा? प्लीज बी ऑनेस्ट, यस नो प्लीज लिख दो यार। बिग फोर खत्म करने का मतलब होता है आप एक रीडिंग कर लोगे, आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स खत्म हो जाएगी, और आपके पीवाईक्यू से यू विल बी गोइंग थ्रू द पीवाईक्यू, मतलब आपको माइक्रो थीम के बेसिस पे आप नोट्स वोट्स थोड़ा बहुत बना लोगे। तो देख लो आप यहाँ पे भी कितने सारे लोग नो हैं, यस है। ऑलमोस्ट हाफ आप रेशियो चल रहा है यहाँ पे। अगर आप ये भी कर लोगे तो आपने 50 परसेंटाइल कंपटीशन को वैसे ही छोड़ रखा है पीछे। ठीक है। फिर बफर वीक है, कुछ हो जाता है आगे पीछे, लाइफ हैपेंस, तो कुछ 1-2 हफ्ते और चाहिए तो बफर वीक है। अक्टूबर से लेके अब देखो, यहां से लेके जून से लेके आपका ना दिसंबर मेंस ही चल रहे हैं। अभी प्रीलिम्स विलिम्स भूल जाना है, करंट अफेयर्स अभी रुक जाओ, मेंस करना है। अभी मैंने बता दिया क्यों। जरा भी थोड़ा भी ग्रांटेड लोगे मेंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टफ एग्जाम है मेंस। ठीक है। ये 4-6 जो महीने बचे हैं, मेंस फोकस ही रखना है अपने को, नोट्स, बुक्स, सब कुछ। ठीक है। प्रीलिम्स तो एक सबसेट हुआ ना मेंस के सिलेबस का, तो पढ़ तो रही हो, बस ऐसे दिमाग में मेंस रखना है। ज्योग्राफी तो आप कर ही रहे हो यार। ठीक है। प्रीलिम्स का सिलेबस तो सबसेट है, उसका ही पार्ट है। फिर आता है, जब आप जनवरी तक आपको इस सिचुएशन में आना है कि आपने ना मेंस का, जीएस का और ऑप्शनल का सिलेबस 1-2 रीडिंग कर रखी है, उसके बेसिक नोट्स भी हैं आपके पास। ठीक है। ये ये ऐसे बोल दे रहा हूं तो नहीं, इट्स इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू, आपको फाइट मारनी पड़ेगी। बट 1-2 रीडिंग करनी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आ जानी चाहिए, फॉरगेट अबाउट डू आई रिमेम्बर। ठीक है। अगर आपको कोई ज्योग्राफी का कोई फिनोमेना पूछ रहे तो आना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए हरिकेन कैसे फॉर्म होता है। ये सब आप सिचुएशन में नहीं हो सकते जनवरी में कि मुझे अभी पता नहीं है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सॉरी, आप बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हो फिर। ठीक है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी। अगर आप जनवरी में ये मेंस का जो कॉन्फिडेंस आता है जनवरी में, अगर उस सिचुएशन में नहीं होगे ना, तो जनवरी में आपका सडन माइंडसेट सर्वाइवल का आ जाएगा। आप फिर ऐसे सोचोगे, भाई मेंस छोड़ता हूँ, अभी पहले प्रीलिम्स देख लेता हूँ। ये पहला सिग्नल है कि प्रिपरेशन डाउनहिल जाने वाली है अब। जैसे ही प्रीलिम्स निकालोगे, अगर निकलता है तो ठीक है, घबराहट में वैसे ही एग्जाम की बैंड ही बजनी है, बट लेट्स से आई होप यू डू। तो फिर वो 3 महीने में रिवीजन रिवीजन आंसर राइटिंग तो छोड़ो। जब पूरी दुनिया जो इनका एग्जाम निकलना है वो आंसर राइटिंग में फोड़ रहे हैं, आप अभी सिलेबस ही पढ़े जा रहे हो। आप बोल रहे हो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, अभी तो जीएस 4 नहीं पता, तो आप समझ रहे हो ना आप कैसे पीछे होते जा रहे हो। पर आपको डेली बेसिस पे रियलाइज नहीं होएगा। रियलाइज उसी दिन होगा जब लिस्ट आती है ना, उस दिन रियलाइजेशन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर जनवरी में इस स्टेज पे नहीं होगे तो अचानक से पैनिक में आप प्रीलिम्स में सडन शिफ्ट कर जाओगे। भाड़ में गया मेंस, अभी पहले प्रीलिम्स निकालते हैं, वो जो 3 महीने मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उसमें कर लेंगे। जबकि उस टाइम पे लोग आंसर राइटिंग में फोड़ रहे होते हैं। ठीक है। लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं आंसर, क्यों? क्योंकि वो फाइट सिलेबस कवरेज की नहीं मार रहे हैं अब, वो 7 मिनट में लिख लूं उसकी मार रहे हैं। वो 100 दिन उसी लिए है। इतना नेचुरल हो जाना चाहिए आपके लिए कि 7 मिनट में आप आंसर लिख पाओ, वो 100 दिन उसके लिए है यार। सो दैट्स व्हेन, मतलब आई होप यू रियलाइज एंड द मोमेंट यू हिट दैट स्टेज, लाइक आई सेड, यू आर इन 99 परसेंटाइल ऑफ योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे पूरा प्रीलिम्स का गेम है, लॉट ऑफ रिवीजन, लॉट ऑफ एफएलटीज, एटसेट्रा। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स कम्स, इफ यू स्टिक टू दिस, यू हैव अ रियली हाई चांस कि आप अपना मेंस, मतलब आप यू विल बी राइटिंग मेंस। आपको उस टाइम पे लॉट ऑफ एफएलटी लिखने हैं आफ्टर प्रीलिम्स, लॉट ऑफ फीडबैक, कहाँ पे आंसर स्ट्रक्चर नहीं हो रही है, कहाँ रिवीजन, राइट, एंड लॉट ऑफ एनरिचमेंट। आप बहुत सारे मॉडल आंसर पढ़ रहे हो, आप बहुत सारा करंट अफेयर्स में से एनरिचमेंट कर रहे हो, एटसेट्रा, राइट। सो दैट एंड देन यू राइट मीन्स, यू क्वालिफाई मीन्स इंटरव्यू, दैट इज फेज 5। ये आपकी जनरल मैक्रो टाइमलाइन है, मेक श्योर यू स्टिक
टू दिस टाइमलाइन, ये ट्रांजिशन, राइट। तीन पिलर है क्विकली, ये तीन सॉर्ट कर लो, कोई इसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं है। स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, कंटेंट रिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल वेरी क्लोज टू द PYQ होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के क्लोज होना चाहिए। वो कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जो PhD करा रहे हैं, जो रैंडम इतना बल्कि उठा के लेके आ गए, मत करो भाई, मतलब डोंट डू इट। एंड थर्ड इज यू शुड हैव अ गाइडेंस, राइट। स्ट्रेटेजी में ये जनरल, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट अगर किसी को चाहिए हो तो, डोंट फॉलो इट टू द टी, बट मेक श्योर कि इतना स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए जिससे कि सुबह उठ के ना आपकी प्रिपरेशन में प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। आप ऐसे गेसिंग नहीं करोगे। आपने अपनी सारी डिसीजन मेकिंग एटलीस्ट पढ़ाई की एक शीट पे या एक टाइम टेबल पे डाल रखी है। सोचना ही नहीं है इस बच्चे को, उसको पता है अगस्त में कितने दिन में क्या कवर करना है, उसको पता है किस सोर्स से करना है। ये बच्चे का डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसको सुबह उठ के ये सब गैस नहीं करना है। मूड पे नहीं है, आज इकोनॉमी पढ़ने का मूड हो रहा है, ये सब नहीं करना है। ये गलतियां होती है, इतनी नॉर्मल गलतियां कि आपको रियलाइज भी नहीं होगी। तो ये डिसीजन मेकिंग पे नहीं फंसना है डेली की। 360 दिन आप ये डिसीजन थोड़ी लोगे सुबह उठ के। इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी अभी ले आओ, शुरू में ही ले आओ अपनी प्रिपरेशन में, कि ये सब में आप नहीं पढ़ोगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट शुड बी, राइट। स्ट्रेटेजी आई एम ट्राइंग टू टेक, स्ट्रेटेजी मीन्स प्लानिंग ऑफ द ओवरऑल प्रिपरेशन, कि इस तरीके से मैं इस दिन में इस महीने तक ये कर लूंगा। दिस सेम थिंग, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज ईयरली और मंथली ब्रोकन डाउन। आप लेफ्ट साइड पे देखो फेज बने हुए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वो ट्रांजिशन होते जा रहे हैं। आप फेज 3 देखो, मेंस की पढ़ाई उन्होंने फेज 2 तक खत्म करी, फेज 3 में देखो प्रीलिम्स आ गया है, क्योंकि दैट इज फ्रॉम मार्च अप्रैल मई, राइट। और उसके बाद देखो प्रीलिम्स के बाद मेंस आ गया, तो फेजेस में प्रिपरेशन हो रही है। उसके पहले देखो GS की प्रिपरेशन हो रही है फेज 1 में। आप देख रहे हो प्रिपरेशन मेंस से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सडन पैनिक में प्रीलिम्स में नहीं जाना है। वो सेम टाइम टेबल इफ यू ब्रेक इट डाउन ऑन अ डेली बेसिस, तो ऐसे है। वो देखो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, कुछ नहीं। सुबह उठ के इस बच्चे को पता है कहाँ से क्या पढ़ना है, किस स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट क्या करना है, कहाँ आंसर राइटिंग करनी है, क्या करना है। बस इतना कर लो, बस इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी ले आओगे तो आप खुद से ही अकाउंटेबल रहोगे। जब कुछ छूटेगा भी ना तो थोड़ा सा तो बुरा लगना चाहिए आपको कि यार ये रह गया है। वो ये प्रॉब्लम ना विजिबल हो जाएगी फिर, अभी लगता नहीं है इफ यू मिस अ डे, इट्स नॉट, यू कांट टच इट, इट्स नॉट विसरल, इट्स नॉट टेंजिबल, तो आपको लगता है ठीक है, देयर इज नो कॉस्ट। लाइक आई सेड, इट्स अ गेम ऑफ थिन मार्जिन्स, एक भी दिन कुछ इधर उधर करोगे इट एड्स अप, ठीक है। दिस थिंग विल कीप स्कोर। तो फालतू नॉइज में इधर उधर नहीं जाना। दैट वाज द स्ट्रेटेजी पार्ट। कंटेंट पार्ट में बस ये कर लो, कुछ नहीं करना, सब भूल जाओ। 11th 12th NCERT उठानी है, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर, ठीक है, 6th। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा ना, आप 11th 12th उठाओ, फिर थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स खत्म करोगे आप। फिर अगर आप 6th से लेकर 10th पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कुछ ऐसा तो नहीं है 6th से 10th में जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है, ठीक है, मेजोरिटी। तो उससे होगा क्या कि एक तो रिवीजन भी हो रहा है 6th से 10th का, और दूसरा बेसिक अगर कुछ एनरिचमेंट हो रहा है, कुछ दिख गया, कुछ क्वेश्चन, कुछ PYQ एक्सेट्रा, तो ठीक है। बट जनरली आई कैन अश्योर यू कुछ ऐसा मिस नहीं होगा अगर आप 11th 12th से ही स्टार्ट करोगे। आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर समवन जिनका बेसिक्स बिल्कुल ही हिला हुआ है, तो ठीक है, कर लो। बट फिर भी मैं बोलूंगा आप 11th 12th से स्टार्ट करो, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। फिर अगर आप 6th से 10th पढ़ोगे तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा 6th से 10th, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी, अगर आप जीरो पे हो ना, आपको ऐसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करनी है, एक टाइम टेबल बना लो। ज्यादा टाइम, 6 6 महीने, डोंट टेक लाइक 6 7 मंथ्स कि दिसंबर तक आप एनसीईआरटी में फंसे हो। साथ में स्टैंडर्ड बुक्स करते जा रहे हो, जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे 2 वीक में 3 वीक में आपने एनसीईआरटी कर लिया, नोटेट कर लिया, आंसर लिख लिए, सॉरी आंसर लिख लिए मतलब नोट्स बना लिए एक्सेट्रा। आपने स्टैंडर्ड बुक्स उठा ली। किसकी उठानी है? 4 सब्जेक्ट्स की सिर्फ। अपन हम कुछ बात नहीं कर रहे हो, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उठाओ। आई वुड रिकमेंड इधर स्टार्ट विद इकोनॉमी और पॉलिटी, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट से आप उठा लो, से शुरू करना है। इस देयर इज नो फिफ्थ सब्जेक्ट दैट यू आर थिंकिंग, देयर इज नो करंट अफेयर्स येट। कुछ नहीं करना है जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन नहीं, 4 सब्जेक्ट ठीक नहीं हो रहे। क्या करोगे? अभी मैंने आपको मेंस के पेपर दिखा दिए, प्रीवियस में 85% स्टैटिक है, मत करो, मतलब डोंट, ठीक है। साइड में हिंदू पढ़ना है, पढ़ते रहो। आप हिंदू भी पढ़ोगे ना, अगर आपको कुछ इंडिया में FII इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, अभी आपको पता ही नहीं FII क्या है, रेपो रेट क्या है, तो मतलब फिर और आप मतलब कुछ भी रैंडम कहीं गूगल सर्च पे चले गए, यूट्यूब पे
देख लिया FII क्या है, फ्रेगमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ कनेक्टेड नहीं है। आज कुछ टॉपिक पढ़ लिया हिंदू में, तो चलो उसको गूगल कर लेते हैं, चलो यूट्यूब देखे, क्यों करना है ऐसे? आप एक लाइन से डिसिप्लिन के साथ अपनी बेसिक 4 सब्जेक्ट कवर करके तो देखो शुरू के 2 महीने में। आपका आप बहुत जल्दी रैंप अप हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस करंट अफेयर्स पे भी बहुत हाई होगा। बिकॉज अब नाउ द न्यूज़पेपर इज ऑल्सो मेकिंग सेंस टू यू। यू विल डेवलप अ लॉट ऑफ फिल्टर्स, बिकॉज बाय द एंड ऑफ 2-3 मंथ्स आपने बेसिक माइक्रो थीम कर ली होंगी, आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के PYQ देख लिए होंगे। आपके फिल्टर डेवलप हो जाएंगे कि यार ये तो नहीं करना है प्रीलिम्स के लिए, या तो ये मेंस के लिए टॉपिक ही नहीं है, ये क्यों करूं मैं? ये अगर आप उल्टा करोगे तो कोई फिल्टर ही नहीं है। 2 साल परेशान होने के बाद आपके फिल्टर बन रहे हैं कि अरे ये नहीं करना था। डोंट डू इट, ठीक है? सो देन कम्स द एडिशनल रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है, लाइक आप लोग हो सकते हो यू आर इन सम क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस, सम कोचिंग, वहां से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप वो वहां से भी ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो टॉपिक्स। और इंटरनेट रिसर्च यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ है ही, एज यू नो, आई डोंट नीड टू टेल यू। यार जनरल गूगल सर्च भी कोई टॉपिक करना है, ट्विस्टर करके क्वेश्चन आया था GS1 में, अजीब सही ज्योग्राफी में, नहीं पता है भाई, किसी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है वो। फन फैक्ट, इट वाज अ टीवी सीरीज बाय द वे, ट्विस्टर करके, उस पे क्वेश्चन आ रखा है, सॉरी मूवी। तो उस पे ही पूछ लिया यूपीएससी ने। तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि भैया क्या है ट्विस्टर, क्योंकि ये तो किसी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में मिल ही नहीं रहा है। तो दोज काइंड ऑफ सर्चेज यू विल डू, राइट? एंड आपको ना इस टाइम पे ये ध्यान रखना है, जब आपकी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स आप पैरेलल और ये सब सर्च कर रहे हो, कि आपको रटने पे ध्यान नहीं देना है। कि मतलब मगअप करोगे, अरे भैया आप ऑलमोस्ट 20+ सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, मतलब आई थिंक 23 या 25 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो। मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप सब कुछ रट लोगे? मतलब आप सोच के देखो एक बार, मतलब थिंक अबाउट इट। कितना रख लोगे आप, मतलब कितना रट लोगे? चलो, चलो आप हिस्ट्री पूरी मगअप कर ली, मतलब देयर देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, और आपको नहीं पता किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, किस सब्जेक्ट में क्या आ गया, आप वही भूल गए, तो इतना इतना रिस्क थोड़ी लोगे आप। ठीक है, तो रटने पे ध्यान नहीं देना है जब आप अपना फाउंडेशन फेज बिल्डअप कर रहे हो। आपको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जब आप इतना पढ़ लोगे, आपको लिखना आने लगेगा। एक बार कि नहीं भी आएगा तो सुधार देते हैं टीचर्स। आप बार बार फाइट मारोगे ना लिखने का, तो वो सेंटेंसेस फ्रेमिंग सुधर जाएगी धीरे धीरे। लंबा रास्ता है, बट आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर आप बैठ के याद ही करते रह जाओगे वो 7 मिनट में। आपको इंटरनलाइज हो जाने चाहिए टॉपिक। इस टाइम पे ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि सेंटेंसेस रटना, कोई डेफिनेशन रटना, कोई आर्टिकल का नंबर रटना, इस पे ध्यान नहीं देना है। आप इसलिए तो फाउंडेशन नाम है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के कंसेप्ट्स अच्छे से इंटरलाइज हो जाने चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नॉट द डेफिनेशन बट एक्चुअल द मीनिंग ऑफ इट। इसका ध्यान रखना है। फिफ्थ कम्स द एक्सपेक्टेड नोट्स। इस टाइम पे आपको बेसिक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हो गए हैं, करंट अफेयर से थोड़ा थोड़ा जोड़ने लगे हो। इस टाइम पे आपके बेसिक नोट्स बनने लगे होंगे, ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स के। अभी भी हम चारों सब्जेक्ट्स पे ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस आने लगे कि यार रैंकर्स ऐसा क्या आंसर लिख रहे हैं, ये जनरल क्वेश्चन विल अपीयर कि उनके आंसर्स बेटर क्यों हैं। आप इस टाइम पे कुछ टॉपर कॉपी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड ओपिनियन है, बहुत ही अच्छे से एंड कर रखा है क्वेश्चंस। ऐसे में बहुत अच्छे कोट्स लिख रखे हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखे हैं उन्होंने आंसर्स। कुछ लोगों ने बहुत एनरिच करके कोट्स डाले हैं, जजमेंट्स डाले हैं, आर्टिकल के नंबर डाले हैं, कमिटीज के नेम डाले हैं, आई कैन गो डेटा डाले हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा? दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एक्सपेक्ट नोट्स। मिल जाएगा, आई थिंक आई शेयर द लिंक अभी इस एंड ऑफ द सेशन, जस्ट स्टे। वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। आपके एक्सपेक्टेड नोट्स आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कंटेंट एनरिचमेंट, अगर आपने वर्ड सुना हो कि मेरे पास बेस बेस कंटेंट है, इसको जस्ट यूपीएससी लेवल का बना दो, प्रेजेंटेशन वाइज एंड कंटेंट वाइज। मतलब इट शुड बी, लाइक आई सेड, सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, दूसरों से बेटर लिखना जरूरी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना। तो दैट्स, ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो जाएगी। उल्टा मत करना कि पहले ये सॉल्व कर रहे हो फिर फाउंडेशन सब्जेक्ट कर रहे हो। एक प्रोसेस है, उससे ही जाना। सिक्स्थ कम 1 पेजर, ये इसलिए करना है क्योंकि आप हर बार जब एग्जाम पास में आएगा ना, तो आप इतनी बल्कि बुक्स थोड़ी उठा सकते हो। आपके पास ऐसे 1 पेजर नोट्स होने चाहिए जो फटाक से आपने पढ़ लिया, उसमें एनरिच करते जा रहे हो, पीछे से एक और जोड़ दिया, और अगर कुछ करंट अफेयर्स में कुछ आया है तो वो लिख दिया। पीछे जोड़ते जा रहे हो आप, मतलब यू आर नॉट गोइंग बैक टू द ओरिजिनल लक्ष्मीकांत उठा के आप करे जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके बेसिक फंडे तो आपने कर रखे ना इतने स्ट्रांग तरीके से शुरू के 3-4 महीने में, इसलिए आपको वहां जाने की अब जरूरत है नहीं। ठीक है, आप इस टाइम पे 1 पेजर नोट्स रखोगे, 1 पेजर नोट्स भी हर एक माइक्रो थीम पे होगा।
ठीक है, माइक्रो थीम इज अ पीडीएफ जो हम अभी लाइक इट विल बी, आई शो यू हाउ इट वर्क्स। इट्स वन ऑफ, इट्स दोज टॉपिक्स जो हर साल आते जा रहे हैं यूपीएससी में, तो हर एक उसके माइक्रो थीम्स के आपके पास वन पेजर होने चाहिए। उसकी वैल्यू ये है कि आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो, आपको जल्दी से, एक सोर्स है ऑथेंटिक आपका खुद का बनाया हुआ सोर्स, जो आपको एग्जाम में कुछ भूलने नहीं देगा। रिवीजन जरूरी है ना इस एग्जाम में। आपको, आप सोच के देखो मेंस में कितने जल्दी रिकॉल करना है आपको, राइट? जैसे प्रीलिम्स में रिकॉग्नाइज करना है, मेंस में रिकॉल करना है। सो दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ वन पेजर इज। ये बहुत ही मतलब नोन सी टेक्निक है, अब तो बहुत सारे रैंकर्स करते हैं। तो आई शो यू एक वन पेजर, आई शो यू। एंड ऑफ कोर्स रिवीजन, कोई पॉइंट ही नहीं है आप इतनी फाइट मारो फिर आपको याद भी ना रहे, राइट? मतलब क्या मतलब, सो आपको रिकॉल करना है, आपको फंडे याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, अच्छे से आंसर लिखना है, इंटरव्यू में भी आपको एनालिसिस करना है। तो एक बेस नॉलेज का रिवीजन तो करते रहना पड़ेगा। रिवीजन को ऑन द गो करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ रिवीजन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ये देखो, look at 29th March, look at 22 March, look at 15th March, look at 8th March। इस बच्चे ने रिवीजन को रैंडम डे पे नहीं छोड़ा है कि मतलब कर लूंगा एक आध दिन मिलेगा, तो उसके टाइम टेबल का पार्ट है रिवीजन। जैसे कोई सब्जेक्ट करने का कोई दिन और टाइम होता है ना, ऐसे इसका दिन और टाइम है कि मैं उस दिन नोट्स बनाऊंगा और रिवीजन करूंगा। इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी लानी है आपको अपने सिस्टम में, अपने प्रिपरेशन में। तो कहीं छोड़ मत देना कि कर लेंगे कभी तो कर लेंगे, मत करो। कोई पॉइंट ही नहीं है, अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो हम क्यों इतना फाइट मार रहे हैं? रिवीजन आपके टाइम टेबल का पार्ट होना चाहिए। इट्स गुड इफ यू डू इट वीकली, या तो फिर कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि आज पढ़ा, कल सुबह जो नया पढ़ने वाले हैं उसके आधे घंटे पहले आप प्रीवियस डे का रिवाइज करते हो। ठीक है, लाइक आई सेड फाइट बहुत बड़ी है, मेंस बिल्कुल इट्स नॉट अ जोक। मेंस एग्जाम बहुत like, भी दिखा दिया मैंने आपको, तो उसको बिल्कुल ग्रांटेड नहीं लेना है मेंस एग्जाम को। ये तीन चार चीजें व्हाट आई वांट टू टेल, मैंने वैसे हाँ मेजोरिटी चीज आई टोल्ड यू। माइक्रो थीम्स, ये सारा पीडीएफ आपको अभी दे देते हैं लास्ट में। एक्स फैक्टर आई टोल्ड यू। फ्लैश नोट्स इज नथिंग बट, मान लो यार आप, आई जस्ट शो यू। सो लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट, लेट्स डू माइक्रो थीम्स। दीज आर माइक्रो थीम्स। सो अगर आप लेट्स से दिस वन, बुद्धिज्म इज अ माइक्रो थीम, इट्स अ नेम ऑफ अ माइक्रो थीम। राइट, उसके राइट हैंड साइड पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का आया था, किस ईयर में आया था। अब आपको ये तो पता है कि बुद्धिज्म आ रहे हैं, पर आपको ना प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है। अब आपको कैसे पता कि बुद्धिज्म ज्यादा आ रहा है या पॉवर्टी पे ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन? फ्रिक्वेंसी ही डिसाइड करेगी ना कि यार, आई एम टेलिंग यू हर साल पॉवर्टी पे ज्यादा क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो आप पॉवर्टी को प्रायोरिटाइज करोगे। जब आप एक बिगिनर हो, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, आपको नहीं लगता आपको कुछ टॉपिक्स आपके बैक ऑफ द हेड होने चाहिए जो मुझे, क्योंकि वो पूछे जा रहे हैं यार यूपीएससी। तो वो तो बेवकूफी है कि अगर हम, इतना बड़ा एविडेंस है कि ये पूछे ही जा रहा है हर साल प्रीलिम्स और मेंस में, फिर भी मैं उसको ऐसे ही कर लूंगा, मतलब ये तो आप ऐसे प्लेट में रख के अपनी रैंक दे रहे हो किसी को कि हाँ भाई तुम ले जाओ, मैं बाद में देखूंगा, तो वो तो नहीं करना है ना। माइक्रो थीम्स की वैल्यू ये है। सेकंड, आप पीवाई क्यू एनालिसिस कर ही नहीं सकते बिना माइक्रो थीम के। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आप, लेट्स से आपने कोई बुक, कोई पब्लिकेशन जो पीवाई क्यू की बुक्स आती है, आप वो बुक खोलो, उसमें लिखा होगा 2016 में ये जीएस वन में ये 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2018 में जीएस टू में ये 8 क्वेश्चन आए हैं। आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, सो व्हाट। तो अब मुझे ये क्वेश्चन पता है, चलो कुछ बुक्स ऐसे करेंगी कि उसका मॉडल आंसर भी दे देंगी, ठीक है भैया, आप क्या करें? आप, भाई पीवाई क्यू एनालिसिस का पर्पस क्या है कि इस क्वेश्चन से मैं ऐसा क्या इंसाइट्स निकाल सकता हूं, ऐसा क्या समझ सकता हूं कि मेरी प्रिपरेशन जो फ्यूचर में पेपर होने वाला है उसमें फायदा हो जाए। पीवाई क्यू सॉल्व करने का एम ये थोड़ी है कि ये वाला क्वेश्चन मेरे से बन सकता है, अरे वो तो हो चुका है पेपर, उसको क्या सॉल्व करोगे आप? एक्चुअल वैल्यू ये है, इसमें से कुछ ट्रेंड निकाल सकता हूँ क्या, इसमें से कुछ रिकरिंग टॉपिक्स निकाल सकते हैं कि नहीं जो आ ही जा रहे हैं, वो एनालिसिस मिल जाए कहीं से। जो जो टॉपिक्स हैं, जो पीवाईक्यू के माइक्रो थीम्स के टॉपिक्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो पता चल जाए, राइट? जब फ्रीक्वेंसी पता चलेगी तो मैं ये देख लूंगा कि भाई सबसे ज्यादा टॉप में कौन से आ रहे हैं, यू कैन ग्रेड देम बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, राइट? जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाएंगी, रिवीजन में भी, आंसर राइटिंग में भी, हर चीज में। इवन कवरेज में जब आप फाउंडेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप अपनी प्रायोरिटी रूथलेसली डिसाइड कर सकते हो कि यार ये 70 टॉपिक आए जा रहे हैं, बाकी के ये ज्यादा आ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं करना है,
पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो नहीं आ रहे हैं तो इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मतलब अगर बेसिक भी पढ़ लूंगा तो ज्यादा मेरा कॉस्ट नहीं है एग्जाम में, इट्स ओके, आई विल स्टिल मेक थ्रू। आप देख लो कितने शार्प हो जा रहे हो आप एज अ बिगिनर। आप ऑलमोस्ट रैंकर लेवल पे सोचना चालू कर दिया है आपने। इसलिए बिना माइक्रो थीम के पीवाईक्यू करना इम्पॉसिबल चीज है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट foolish if you do it. Hence, keep this PDF. We'll share the link in the end. ठीक है। तो मेक श्योर कि ये चीज आपकी टेबल पे हमेशा रहना चाहिए। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दिस हैज बीन हेविली कॉपीड बाय रैंकर्स, बाय अदर कोचिंग्स एटसेट्रा, राइट? सो वी आर द ओनली वन हु सेट डाउन। ये इतना, इट्स सच अ पेन टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट, बट सैडली ये हैविली कॉपीड है। एक्स फैक्टर भी ऑलमोस्ट सब लोगों ने ही कॉपी पेस्ट कर रखा है, माइक्रो थीम भी कर रखा है। बट now because I have your attention, I need to tell you that Civil is the one who came up initially with, we have a tool for it. It's not just the PDF, हमारे पास पूरा टूल है नेक्स्ट लेवल करके, जिसमें पीवाईक्यू का एनालिसिस टूल है, जिसमें इससे भी 10x बेटर एनालिसिस है। क्योंकि आप क्लिक भी करोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो उसका मॉडल आंसर आ जाएगा, उस पे क्लिक करोगे तो ये भी बता देगा कि भैया ये एनसीईआरटी से आया है, स्टैंडर्ड बुक से आया है, कि कोई नॉन ट्रेडिशनल सोर्स से आया है। अगर वो नॉन ट्रेडिशनल सोर्स से आया है तो आपको ये वाले पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको वो माइक्रो थीम कवर करनी है तो यू विल हैव टू फोकस ऑन द थर्ड पॉइंट, कि यार इस माइक्रो थीम को ना स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी में तो मिल नहीं रही है, तो मुझे सर्च ही करना पड़ेगा कहीं। इस लेवल पे नुआंस्ड हो चुकी है आपकी प्रिपरेशन। कहाँ नॉइज है, आप मुझे बताओ। आपको लग रहा है आप कहीं भी शेकी हो रहे हो इस प्रिपरेशन में, कहीं भी इधर उधर जा रहे हो? आपको सब प्रिडिक्टेबल है इस प्रिपरेशन में, सब पता है आपको, इधर उधर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट इज एनसीईआरटीज, एनोटेटेड है, बेसिकली कलर डिफरेंशिएटेड है। आप एक एक मिनट के लिए ऐसे इमेजिन करो कि ये कलर्स नहीं है, तो फिर आपके पास कुछ अटेंशन कहाँ पे देना है, कुछ है गाइडिंग लाइट नहीं है। आप हर पैराग्राफ को ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे या तो फिर जीरो इंपॉर्टेंस दोगे। पर अगर मैं आपको बोल दूं कि जहां जहां पे ग्रीन कलर है वहां से एक्चुअल में यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देख लो। आप वो इग्नोर करने की आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप वो लाइन इग्नोर कर दो। ये चीज रैंकर्स करते हैं, वो बाकी की चीज पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनको पता है कहाँ से क्वेश्चन आए जा रहे हैं। वी हैव क्रिएटेड एनोटेड एन एनसीईआरटी फॉर यू। ये सब आपको फाइट मारने की जरूरत नहीं है। अगेन दिस इज अपलोडेड इन द ड्राइव, आई शेयर द लिंक और आई आस्क द टीम टू शेयर इन द चैट। ये सब कुछ है। So look at all the colors, what each colors, what do they represent, what do they mean, and then there is a एनसीईआरटी। सो आपकी 11th 12th का तो एनसीईआरटी इतने जल्दी होने वाला है, सॉर्टेड है, कोई नॉइज नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, बस शांति से बैठ के कवर कर लेना 11th 12th। ठीक है। दिस इज एनोटेटेड एनसीईआरटी, सेम थिंग विच आई टोल्ड यू। अगर इसमें से भी इनफ डेप्थ नहीं मिल रहा है तो लाइक आई सेड, थर्ड पॉइंट एडिशनल रिसर्च करना होता है, विच इज द सेकंड पॉइंट, राइट? सो दैट इज एनसीईआरटी फॉर यू। फ्लैश नोट्स बेसिकली मीन्स, मान लो कि दिस इज योर पार्लियामेंट्री सिस्टम का चैप्टर। ये एक्चुअल के वन पेज, ये एक रैंकर है, उनके वन पेज नोट्स हैं आपके जो राइट साइड पे। ये पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने एक पेज में निकाल के रख दिया है। दिस इज व्हाट आई मेंट कि वन पेजर की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि आप समझो ना, आपके पास इतना टाइम है ही नहीं। अब मान लो अगले हफ्ते मेंस है, तो आप थोड़ी ना लक्ष्मीकांत को पन्ने घुमाओगे यार, मतलब कैसे, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। या तो फिर आप फिर वही चैप्टर कर पाओगे, बाकी तो छूट ही गया, है ना? तो ऐसे वन पेजर होंगे ना आपके पास, तो आप बहुत ही क्विक लुक एट द रीडिंग स्पीड दैट यूल हैव, क्विकली ग्लांस थ्रू, रिमेंबर इट। क्योंकि आपको वो ओरिजिनल पॉइंट और वो हाईलाइटेड पॉइंट याद होना चाहिए। इंग्लिश तो लिख लोगे ना आप, उस पॉइंट को सेंटेंस में तो आप लिख ही लोगे, वो तो आप एक सेंटेंस में डाल ही दोगे। बस आपको वो पॉइंट याद होना चाहिए, एक वो रिट्रीवल क्यू होना चाहिए कि अच्छा ये लिखना है, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम that one pager will solve. Similar example is this, ये फंडामेंटल राइट ऑलमोस्ट 30+ पेजेस है आपके लक्ष्मीकांत में। मान लो आपसे वन पेजर नोट्स नहीं बन पा रहे, तो फिर हमने वो भी सॉल्व कर दिया है। यू हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्लैश नोट्स। सब कुछ एक तरफ, वो पूरे के पूरे 33 पेजेस, 3-4 पेजेस में आपके राइट साइड पे है फ्लैश नोट्स में। ये भी उस ड्राइव पे है। नॉट ऑल, सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। लाइक आई सेड, ये सब चीजें कॉपी हो जाती है, ऑल दीज इनोवेशंस, यू हैव टू कीप इट स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड। बट ये भी है, देर आर फ्यू फ्लैश नोट्स आपकी ड्राइव में होंगे जो फ्रीली अवेलेबल है। आपको एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि मैं इस लेवल पे प्रिपरेशन कर लेता हूँ, इससे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूंगा। सो ये फ्लैश नोट्स हैं, अगर आप वन पेजर नहीं बना पा रहे हो तो। एक्स फैक्टर आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड
अबाउट एक्स फैक्टर, द ओनली थिंग आई वांट टू ऐड कि ये बहुत ही क्रेडिबल पीस ऑफ कंटेंट है, क्योंकि इस पर रैंक टू का नाम है। उसके 472 मार्क्स हैं जीएस में, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, मतलब 430 क्रॉस करना भी मुश्किल है। इस साल रैंक 3 के 447 है, मतलब बहुत मुश्किल है यार। 430 प्लस लाना जीएस में इज अ गुड नंबर। और अगर कोई बच्चा 472 नंबर लेके आ रहे हैं, तो आप नेचुरली एक क्वेश्चन पूछोगे कि तुम ऐसा क्या लिख रहे हो यार जो बाकी नहीं लिख रहे। एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज द एक्स फैक्टर नोट्स। वो ये लिख रहे हैं जो इस एक्स फैक्टर में है, वो लिखोगे तो उतने मार्क्स लाने में मतलब हाईली प्रोबेबल कि आप लिख लोगे। क्यों? सिंपल रीजन है, आपके आंसर्स हाईली एनरिच हो जाएंगे। एक जब बेस नॉलेज बन जाएगा ना आपका फाउंडेशन शुरू के में, तो उसके ऊपर एनरिच करने के लिए डेटा, फैक्ट्स, कमिटी, जजमेंट्स एक्सेट्रा, फ्लो डायग्राम, ओरिजिनल पॉइंट्स जो बाकी कहीं मिल ही नहीं रहे, तो बैठते करते रहो यूट्यूब और कुछ तो 6 रोमिला थापर का बुक सुख पढ़े जा रहे हो आप कि मतलब। लाइक आई सेड, आपको है की तरीके से एग्जाम निकालना है, आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम लिस्ट में नाम चाहिए भाई। पूरी जिंदगी है पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए, अभी एग्जाम निकालो। प्राइम चल रहा है मेरे यूथ का, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 100 बुक्स पढ़ूंगा। तो दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एक्स फैक्टर। अगर आप में से कोई भी दिल्ली में रहता है, ओआरएन में रहता है, तो आप किसी भी बुक शॉप पे जाके एक्स फैक्टर मांग सकते हो, ये अवेलेबल है। और जो ड्राइव लिंक टीम शेयर करेगी उसमें भी एक्सपेक्टेड नोट्स है, ये अपडेटेड है 2025 के। वी कीप एडिंग मोर वैल्यू ईच ईयर। ठीक है, देयर आर प्रॉब्ली 10 एक्सपेक्टर अभी, वी विल बी एडिंग 2 मोर। दिस इज सेम थिंग, लाइक वी ऐड ग्राफ्स, चार्ट्स एक्सेट्रा, जो आपके आंसर को और बेटर बनाता है, डेप्थ ऐड करता है, मोर डायमेंशंस ऐड करता है, सो दैट आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा यार। ठीक है, ऐसे अगेन देयर इज वन वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड डॉक्यूमेंट जो हमने प्रोड्यूस कर रखा है। आजकल ऐसे काफी फिलोसफिकल हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। अगर आपने सुना हो कि अरे मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो मुझे सोसाइटी या वैसे वाले टॉपिक के ऐसे में एज मिल जाएगा, वो अभी भी ट्रू है, अभी भी ट्रू है। बट आप देखोगे ऐसे के टॉपिक आप 3-4 साल से उठा के देखो, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल साइड पे लीन हो रहे हैं। वो जरा सी लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो कि आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप बिगनर हो। अगर आप अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हो, ब्रॉड थिंकिंग रखते हो, और अपना आंसर्स अपना ऐसे सही से स्टार्ट करके सही से एंड करके और स्ट्रक्चर तरीके से लिख सकते हो, 2 ऐसे 125 मार्क्स ईच इन 3 आवर्स, सॉर्टेड हो। ये बहुत ही एज देने वाला पेपर है। ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल, अगर आपको एज चाहिए, दूसरों को बीट करना है इस एग्जाम में, ऐसे एथिक्स ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल, यू विल टेक केयर ऑफ इट ऑन योर ओन, या फिर जहां से भी आप हेल्प ले रहे हो। ऐसे और एथिक्स हम संभाल लेंगे, आपका टेंशन मत लो। बट ये 2 एज है, आपको ये ध्यान रखना है पूरे साल भर कि यहाँ पे मैं नंबर मार सकता हूँ यार, 10-15 नंबर में अगर ले आया ना। क्योंकि जीएस में वही है, सेम चीज है, मतलब सारी बुक सेम ही है ऑलमोस्ट। इन्फॉर्मेशन कुछ रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि किसी रैंकर के पास कुछ अलग सी इन्फॉर्मेशन है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो आपके पास ऐसा थोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ना आपकी थिंकिंग टेस्ट हो रही है, आपकी आपका आर्टिकुलेशन टेस्ट हो रहा है, आप कितना अच्छा जूसी आंसर लिख सकते हो, इतना अच्छा लिख सकते हो कि पढ़ने वाला मजबूर हो जाए, इतना इंप्रेस हो जाए कि नंबर देना ही पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट बाउंड टू अवॉर्ड यू मार्क्स, क्योंकि आपने इतना एंगेज करके लिख रखा है, मतलब मजा ही आ गया उसको पढ़ने में। ऐसा ऐसे लिख दिया है तो कैसे नहीं मिलेगा नंबर? अब वो सब स्किल टेस्ट हो रही है ना, यही सब तो एडवांटेज है। तो इसमें इनफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इनफ थिंकिंग, इनफ स्पेंडिंग टाइम विद द राइट पीपल हु हैव डन द जॉब राइट। थिंक दैट व्हाट वी आस्क्ड टू सम रैंकर्स जिनके ऐसे में अच्छे नंबर आए हुए हैं, हमने उनसे बोला कि यार ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल आई जा रहे हैं यूपीएससी में, अगर आपको उन टॉपिक्स पे ऐसे लिखना होता तो आप इंट्रो कैसे लिखते, आप उसका कंक्लूजन कैसे लिखते? And these are those 40-50 topics, and these are the intro and conclusions that they wrote. अब एज अ बिगनर आपको ये सब फाइट नहीं माननी है कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। हम बोल रहे हैं ना आपको, एक रैंकर जिसके ऐसे में हाईएस्ट नंबर है वो ऐसे लिखता। अब आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है, अच्छा ये लेवल मेरे को हिट करना है, ये लोग ऐसे सोच रहे हैं और ये लोग के अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो दिस इज द लेवल आई हैव टू हिट। दीज आर ऑल द टॉपिक्स, इज दैट इनफ? नो, वी ऑल्सो गिव यू एविडेंस विद द पीवाईक्यू कि ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख रहे हैं हम, ये टॉपिक्स एक्चुअली में पीवाईक्यू में आ चुके हैं। सो दिस इज ऐसे डॉक, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ड्राइव, टीम विल शेयर विथ यू और इन द एंड आई विल, बट ये सेम ड्राइव में आपको मिल जाएगा। दिस इज बर्निंग इशू, इट्स अ सिंपल, इट सॉल्व्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मान लो बुलडोजर जस्टिस करके एक क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता, आपको सुन के लगता है कि यार ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, बट यूपीएससी इज नॉट बाउंड टू आस्क यू इन जीएस
पेपर 2, इट इज अ वेरी फ्लूइड टॉपिक, ये कहीं भी आ सकता है। वो GS4 में पूछ लेंगे, 3 में पूछ लेंगे, 2 में, 1 में। अब आप फंस जाओगे बिकॉज आपने GS2 के पॉइंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, लिखा आप आंसर GS4 में रहे हो, नहीं मिलेंगे ना नंबर, आपके नंबर गए। बर्निंग इशू सॉल्व्स दैट। एक टॉपिक जो चारों GS में आप आंसर लिख पाओ, कहीं भी पूछ ले, उसके लिए प्रिपेयर करता है, दैट इज बर्निंग इशू। सच डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स। ये प्रॉब्लम आपको सुनने में ही यूनिक लग रही होगी, क्योंकि दिस दिस मैगजीन दैट मैगजीन, वो सिर्फ न्यूज़पेपर आया, छापा, आपके एस्पायरेंट के पास आ गया। जो बीच का पाइपलाइन होता है ना, रिफाइन करने का, बच्चे को कचरा ना जाए, नॉइज ना जाए, वो है ही नहीं। इसमें इतनी फाइट लगती है टू कम अप 20, हम वी डोंट चूज ऑल द टॉपिक्स, हम सिर्फ 20 या 25 टॉपिक चूज करते हैं, जो इसकी प्रोबेबिलिटी हिट रेशियो इतना हाई है कि आप मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड इग्नोर। लास्ट ईयर बर्निंग इशू में हमने, सो इंडिया के ना बहुत सारे 20-30 सबमिट में गया था इंडिया, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड। यूपीएससी ने सिर्फ 3 सबमिट पूछे थे, हमने सिर्फ 3 ही सबमिट कवर करे थे, सेम 3। सो दैट पाइपलाइन ऑफ रिफाइनमेंट, हमने जो सबमिट कवर कर रखे हैं, यूपीएससी से वही 3 पूछ रहा है, वो दैट टेक्स इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क। जैसे आप रैंडम कुछ भी बकवास नॉइज नहीं पढ़ो, राइट। सो दिस प्रॉब्लम अगेन इज एन यूनिक प्रॉब्लम दैट यूपीएससी कैन आस्क अ टॉपिक इन एनी अदर एग्जाम, एनी अदर पेपर, एंड एस्पायर, लाइक आपको प्रिपेयर होना चाहिए, सो यू कैन सी हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड एवरीथिंग, एंड देन यू, ऐसा भी नहीं है बहुत बल्कि है, इट्स ऑलवेज बैक ऑफ आवर माइंड की कंटेंट को भर भर भरना नहीं है बच्चे के ऊपर। So you can do it very quickly and you'll be fully equipped, prepared, confident to write a really good above average answers on bulldozer justice। चाहे मैं आपसे GS1 में पूछूं, 2 में पूछूं, 3 में पूछूं, 4 में पूछूं, ब्लैंक तो नहीं होगे आप, लिख तो दोगे अब। चाहे किसी भी पेपर में पूछो, रिलेवेंट पॉइंट्स तो लिख दोगे। ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्व बाय बर्निंग इशू, फ्रीली अवेलेबल इन द ड्राइव, ORN में रहते हो वहां पे भी है। ठीक है। सेम इसी मैगजीन में प्रीलिम्स का भी होता है, बिकॉज प्रीलिम्स काफी फैक्चुअल होता है, व्हाट वेयर व्हाई। तो अगर आप नीचे जाओगे इस मैगजीन में या पीछे टर्न करोगे, तो यू विल हैव ऑल द प्रीलिम्स के टॉपिक कवर्ड फॉर दैट मंथ। ये मंथली मैगजीन है, कवर्ड फॉर दैट मंथ। ठीक है। दैट इज बर्निंग इश्यूज फॉर यू। You can scan this. I'll wait for 10-20 seconds. Uh, just let me know if you've done scanning. I don't want you to miss. You'll be directed to a drive, Google Drive, and वहाँ पे you'll have all the content. And I think they have also shared in the link in the chat, if I'm correct. Have we shared in the chat? Yes, sir. Okay, cool. Great. So that's your content part. We have covered strategy. We have covered content. Last is guidance, mentorship. इफ यू हैव अ ईयरली प्लान, जो मैंने आपको पूरा टाइमलाइन दिखाया था, बट आप डेली कुछ नहीं करोगे, कोई पॉइंट नहीं है। सब बातें हैं फिर अच्छी अच्छी। अगर आप डेली कुछ भी करते रहोगे पर आपको ईयरली गाइडेंस नहीं है कि किस महीने तक क्या करना है, तो भी आप कुछ भी जिगजैग पाथ ले रहे हो, ब्राउनियन मोशन में जा रहे हो, इधर टकराओगे तो वहां जाओगे, उधर टकराओगे तो इधर जाओगे, चल रहे कुछ 2-3 साल में रियलाइज होगा कि या तो टाइम वेस्ट कर लिया है या बहुत क्लोज आके रह गया एग्जाम में, लाइक आई सेड, थिन मार्जिन्स, जरा सा आके वापस आ गए हो आप, और फिर से वो 1 साल का। इसलिए दोनों चीजें जरूरी है आपके पास ना, एक मैक्रो अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए, किस मंथ तक क्या करना है, खुद को अकाउंटेबल रखो, और वो चीज डेली डेली करना बहुत जरूरी है। बिकॉज यस यू हैव एज, आप बहुत जल्दी प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आपके पास टाइम का एज है, आप गलतियां करोगे तो सुधार सकते हो, बट फर्क तो उससे ही पड़ता है ना, आप डेली क्या करोगे, लाइक अदरवाइज, मतलब सिर्फ लाइक आई सेड, फिर तो बातें हैं। ये एक टाइम टेबल है, दिस इज अ टाइम टेबल ऑफ अ रैंकर ऑफ अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम विच इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। इस लेवल पे आपको मेक श्योर करना है कि यू डिवाइड योर डे इन सच अ मैनर दैट इट्स हाईली प्रेडिक्टेबल। आपको एक चीज इसमें जरूर नोटिस करनी चाहिए कि टेस्ट्स इसके पार्ट है, और दूसरा मेंटर कॉल। तो आप जैसे ही देखोगे कहीं पे भी टेस्ट लिखा है, उसके उसके आसपास मेंटर का कॉल है, उसका मतलब ये है कि आप जब टेस्ट लिखोगे तो उसमें गैप्स आ जाते हैं। आपको लगा कि मैंने तो सारा पॉलिटी कवर कर लिया है, पर नंबर मेरे 60 भी क्रॉस नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम का है, MCQ का एप्टीट्यूड खराब है, आज पेपर अटेम्प्ट करने की एबिलिटी में प्रॉब्लम है, या फिर कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते हैं, सब्जेक्ट्स ही नहीं समझ में है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। यू नीड टू लुक योर सेल्फ इन द मिरर, दैट हाईली ऑब्जेक्टिव मिरर, जो इमोशंस में नहीं आता है, जैसा प्रॉब्लम है वैसा बता के सॉल्यूशन करवा देता है, वो मेंटर होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से।
ऑफ कोर्स दे आर एक्सट्रीमली क्रेडिबल, दे हैव गॉन थ्रू द जर्नी। सो मेक श्योर ये रिव्यू इंस्टेंट रिव्यू ऐसा नहीं, आज दे दिया 3 महीने बाद कुछ तो फीडबैक लेंगे, नहीं मत वो नहीं करना है। ठीक है, ये अगेन रैंकर का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, मुझे टाइम टेबल वर्ड यूज ही नहीं करने। दिस इज एक्चुअली योर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। ठीक है, ये अगेन एक रैंकर का है, आप देख सकते हो किस दिन पे क्या बोला गया है, कितना कवर करना है। मेंटर के कमेंट भी लिखे हुए हैं ऊपर रो में, देख सकते हो आप मेंटर के कमेंट लिखे हैं, कितना कवर कर लिया है, किस टेस्ट में क्या फीडबैक है क्या नहीं है, इतना आप खुद भी बना सकते हो ये। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको बनाना पड़ेगा, मतलब बैठ जाओ एक बार, 2-3 दिन का काम है, बट यार चलो पूरे साल का नहीं बनाना तो आप इस महीने का तो बनाओ। मेक श्योर यू मेक अकाउंटेबिलिटी, फॉरगेट टाइम टेबल वर्ड भूल जाओ, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अगर आप इसको, अगर आप इसमें से कोई भी चीज अगर आप छोड़ते हो, राइट, तो आपको लगना चाहिए ना कि मैंने इस दिन का पूरा ये टॉपिक छोड़ दिया है, इट बिकम्स वेरी रियल टू यू राइट नाउ। अदरवाइज इट जस्ट इन योर ब्रेन, यू डोंट इवन रियलाइज द कॉस्ट, राइट। जस्ट सब कुछ सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेंटरशिप इज नथिंग, द गाइडेंस, इसकी वैल्यू एक्चुअली में तब रियलाइज होती है जब कुछ प्रॉब्लम आ गई है प्रिपरेशन में, आप डाइग्रेस हो गए हो, आप वही ब्राउनियन मोशन में फंसे हुए हो, इधर उधर लूप में चल रहे हो, ग्रोथ नहीं हो रही है। आप 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 बोले जा रहे हो मेरा इकोनॉमी हो गया है, पर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं तो बैठ के रुकना पड़ेगा ना। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जिन लोगों का जनरली एग्जाम निकल जाता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी से मतलब पहला या दूसरा अटेम्प्ट में, उनमें एक बहुत सिंपल कॉमन पैटर्न आप ये देखोगे कि जब भी उनके टेस्ट में मार्क्स खराब आते हैं, वो कंफर्ट नहीं ढूंढते हैं उसके बाद। कंफर्ट ऐसे दिखता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप में कोई नया पीडीएफ, कोई क्विक हैक, कोई क्रैश कोर्स, कोई फेमस टीचर का वीडियो देख लिया, कोई सर का कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, आप ये कर लोगे, आईएएस आईपीएस की एंट्री वीडियो देख ली, कुछ तो देख लिया, कोई टीवी सीरीज देख ली। मेरे को बस अपने टेस्ट के मार्क्स नहीं देखने हैं, मुझे बस उससे दूर भागना है, बिकॉज वो फेलियर है, वो अच्छा नहीं दिखता है, मेरी केपेबिलिटी को जज कर रहे हैं ना वो मार्क्स, कि नहीं है भाई तेरे से नहीं होगा एग्जाम, बिकॉज नंबर देख ले। यू कीप ऑन क्लेमिंग मेरा इकोनॉमी हो गया है, बट नंबर तो नहीं आ रहे ना दोस्त, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, राइट। आप यही देखोगे पहले 2 अटेम्प्ट में जो भी निकाल जा रहे हैं, वो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग में रह रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, आई विल स्टे हेयर, आई विल गेट टू द डेप्थ ऑफ इट, प्रॉब्लम कहाँ पे है। सेकेंड चीज आप ये देखोगे कि वो जनरली वो रिपीट नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम या वो गलतियां, बस आप इतना 1-2 बार तो करके देखो। आप बस कोई भी टेस्ट दो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ रह के तो देखो एक बार। रहने का मतलब ये नहीं कि बस यू आर जस्ट लुकिंग एट द मार्क्स, मतलब आप गेट टू द डेप्थ ऑफ इट कि कहाँ पे प्रॉब्लम है यार, मतलब वेयर इज द इशू, राइट। एंड दैट इज द ओनली प्लेस या ओनली पॉइंट इन टाइम जहाँ पे आपको एक गाइडेंस और मेंटरशिप की वैल्यू सबसे ज्यादा रियलाइज होती है, या सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट ही वहां कर सकता है कोई मेंटर। टाइम टेबल अकाउंटेबिलिटी ये जरूरी है, पर वो वन टाइम एफर्ट है ना, जो रिकरिंग अगेन एंड अगेन कंपाउंडिंग इफेक्ट है, जो हर साल हर बार बढ़ते जा रहा है, हर महीने हर कॉल के बाद, वो ये है कि एक टेस्ट के बाद क्या करता हूँ मैं अपने बच्चे के साथ, राइट, कैसे उसको मेक श्योर करो अगली बार आप जब टेस्ट दो, स्टे विद दैट आउटकम, से भागना नहीं है। ठीक है, इस दिस इज नोन एज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। कुछ प्रॉब्लम हुई लाइफ में, कुछ नया पकड़ लिया, मत करो ये, नॉट ओनली विथ यूपीएससी, ये हर चीज के साथ, दिस इज ट्रू विथ एवरीथिंग दैट यूल डू इन लाइफ। ठीक है, स्टे भी थोड़ा सा कंफर्टेबल, ये एग्जाम इतना इजी नहीं है यार जितना बना दिया जाता है, अरे कर लो ये हो जाएगा तुम्हारा तो हो जाएगा ऐसे, अरे आई होप ऐसा होता, तो ऐसा तो नहीं है ना भाई। आई लाइक आई सेड, क्रीम सेलेक्ट होती है, क्रीम ही बैठती है और वही निकालती है तीनों स्टेज, तो आप समझो आप किसके अगेंस्ट फाइट मार रहे हो। ऐसे अगर गलतियां कर दोगे ना छोटी मोटी, इधर उधर कुछ ग्रांटेड ले लोगे, तो आप इसको प्लेट में रख के दे रहे हो रैंक। तो वो, और ये रियलाइज नहीं होता है डेली बेसिस पे, ये बस एक रिजल्ट आता है ना तब रियलाइज होता है, अभी नहीं होगा, अभी आपको लग रहा है सब कंट्रोल में। तो प्लीज इतना शार्प हो जाओ यार, अपना कंटेंट पीवाईक्यू बैग रखो, अब तो सब दे दिया, अब तो लिंक विंक सब दे दिया, अच्छा से अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ, टेस्ट देते रहो और किसी के सामने अपनी कॉपी लेके बैठ जाओ कि भैया प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट अगर आपको कोई बोल रहा है तो दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, उनको कुछ ना कुछ तो फायदा है आपको इस एग्जाम में फंसा के रखने का, कि आप 3 साल दो 4 साल, कुछ तो है, कुछ देयर हैज टू बी समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट देयर हैज टू बी ये, क्योंकि 1-2 अटेम्प्ट से ज्यादा तो अब नहीं लगना चाहिए। सब कुछ है, 2025 चल रहा है, सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री चल रहा है, यूट्यूब पे सब है।
सो मेंटरशिप टेस्ट देते रहने हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू। आपको करंट अफेयर्स वीकली करते रहो, ठीक है। शुरुआत में तो लाइक आई सेड फाउंडेशन, ये इवेंचुअली इस लेवल पे आ जानी चाहिए आपकी प्रिपरेशन। आप प्रीलिम्स के टेस्ट दो, जब थर्ड फेज में आओगे तो एफएलटी देने हैं बहुत ज्यादा, और फाइनली फोर्थ फेज में जब आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आओगे बहुत ज्यादा एफएलटी देने हैं, और साथ में ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है। दिस इज जनरल ओवरऑल, राइट। तो अगर आपको आज से या कल से कुछ स्टार्ट करना है, ये सिंपल सी चीज है। आप एक सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी कॉल ले सकते हो विथ आवर मेंटर, देयर इज अ लिंक इन द चैट। उस पे जाके लिख दो, अपनी सारी प्रॉब्लम लिख दो। बस थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना, दिस इज माय रिक्वेस्ट। आपको कुछ भी थोड़ा सा ऑनेस्टी से लिख दो कि सर अभी तक मेरी ये चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरी, आपको आपको दिखाना भी है ना कुछ, अगर अपने नोट्स दिखाने हैं, कुछ भी दिखाने हैं। अगर आप दिल्ली में तो आप आके बैठ जाओ मेंटर के साथ, बट थोड़ा ऑनेस्ट रहो अपने साथ कि यार ये सर मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैम यहाँ पे हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, और मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, मुझे ओवरऑल हेल्प चाहिए, मुझे प्रीलिम्स में चाहिए, मेंस में चाहिए। अपना थोड़ा सा हिस्ट्री भी लिख दो कि मैंने पिछले साल दिया था, इतने नंबर आए थे। थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना है, घबराना नहीं है, मतलब कि नहीं बताने नंबर, ये वो आराम से बता दो इतने नंबर आए थे, ये है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मतलब अभी तक इसमें मुझे बता दो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मेरी, ठीक है। आराम से आप जो नॉर्मल ट्रैप्स होते हैं ना, जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में बच्चा फंस जाता है, वो बचा लोगे आप अपने आप को, ठीक है। ये फ्री कॉल है, आप एक बार बस लिंक होगी चैट पे, व्हाट्सएप कर दो, पर ऑनेस्ट लिखना। अगर आप ऑनेस्टी से नहीं लिख सकते, आई रिक्वेस्ट यू डोंट डू इट। आपका भी टाइम खराब है, यहाँ पे मेंटर्स भी टाइम खराब है, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। हमको भी सही लगता है कि अगर हम बहुत ही सिंसियर सीरियस बच्चे के साथ फाइट मारे तो, ठीक है। जब ये हो जाएगा ना, तो टारगेट सेट करना है आपको, इस महीने का, अगले 3 महीने का, जो मैंने आपको बताया, ब्रॉड टाइमलाइन। जब वो हो जाएगा, तो आपको बेसिक 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट उठाने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। कहाँ से? एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, एडिशनल रिसर्च। उसके बाद करंट अफेयर से एनरिच करोगे, एक्स फैक्टर से करोगे, और फिर वन पेजर नोट्स बनाओगे और उनको रिवाइज करते रहोगे। मत इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कोई भी कर रहा है, दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट। कोई भी इस एग्जाम में 4 4 6 6 अटेम्प्ट पढ़ा रहा है, फेक होप दे रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ तो है भाई प्रॉब्लम, ठीक है। टारगेट हो गया, नोट्स, थर्ड पॉइंट बता दिया मैंने आपको पूरा, स्टेप एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, ये। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कर भी लो ना, अगर आप फोर्थ और फिफ्थ नहीं करोगे, आप फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अरे भाई, एग्जाम के दिन एग्जाम लिखना है, तो पढ़ पढ़ के सरकारी एग्जाम है ना, तो तैयारी सरकारी तरीके से करो। अब वो बोल रहे हैं आपको कि टेस्ट ही होगा, तो आप पूरे साल टेस्ट नहीं लिखोगे तो फिर मतलब, सो यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट, लाइक कंटिन्यूअसली गेट योर सेल्फ रिगरसली असेस्ड, ठीक है। बिल्कुल बेशर्मी के साथ लिखते जाना है। कम नंबर आ रहे हैं, सामने बैठो, कहाँ पे प्रॉब्लम, कहीं तो पकड़ में आ जाएगी ना प्रॉब्लम, कहाँ पे प्रॉब्लम है, आ ही जाएगा आपको। तो टेस्ट नहीं लिखो, इसे डरना नहीं है मॉक टेस्ट से कि अरे अभी मेरा प्रिपेयर नहीं है, तो करो प्रिपेयर हो, फिर अगले हफ्ते लिखो। कुछ डिले नहीं करना है, टाइम तो कट ऑफ हो जाएगा ना मई में, आप करते रहो अभी डिले, फिर अचानक से जनवरी में पैनिक हो जाओगे और फिर वो सब इशू हो जाएगा। तो टेस्ट लिखते रहना है, और फिर लास्ट में पीटीडी, मतलब पोस्ट टेस्ट डिस्कशन। तो पहले 3 पॉइंट अपन कर लेंगे अच्छे से, बट चौथे और पांचवा बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन जर्नी का। आपको समझ में आना चाहिए कि यार इतना मैंने जो फाइट मारे हैं ना इस लास्ट महीने, नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और इसके बहुत फायदे भी हैं। जब आपके नंबर अच्छे से आने लगेंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे या फिर बढ़ने लगेंगे ना, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑफ ट्रैक होना। आप फालतू चीजों में नहीं पड़ोगे भाई। कौन कंप्रोमाइज करेगा जिसके 110 नंबर आ रहे हैं हर टेस्ट में? क्यों वो अपनी प्रिपरेशन कंप्रोमाइज या जेपरडाइज करेगा यार, फालतू का कुछ भी ऐड करके, नॉइज ऐड करके? नहीं करेगा ना। तो आपके लिए बड़ा फायदा भी है, अगर आप बहुत सारे टेस्ट लिखोगे और नंबर स्टेबलाइज हो गए और अच्छे आने लगेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे नाउ, बिकॉज यू हैव समथिंग टू लूज। आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगी कि भैया ये मोमेंटम ना मेरे को मई तक और अगस्त तक बना के रखना है, ये जो भी मेरे को मिल गया है, अब मैं बना के रखना चाहता हूँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इतना जरा सा डिसिप्लिन ले आओगे ना, आपके बहुत हाई चांसेस हैं, आप सब मैच्योर लोग हो, बस ये जरा सा नॉइज से हट जाओ बस। इतनी सिंपल प्रिपरेशन रखो, बिकॉज आप बहुत एडवांटेज में हो, आप बिगिनर हो, तो आप फालतू के नॉइज में नहीं फंसोगे, बहुत अच्छा चांस है। एंड बिकॉज यू आर इम्प्रेशनेबल, कुछ तो उल्टा सीधा देख लिया तो इधर उधर चले जाओगे, तो वो थोड़ा बच के रहने का है। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट देने के बाद आपको बहुत सारे गैप्स रियलाइज होंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, कुछ भी। देर आर फ्यू प्रॉब्लम एरियाज, मिस्टेक्स जो आप कमिट कर रहे होगे टेस्ट में, उसके लिए आप बैठो किसी के साथ,
आप उसको डिस्कस करो एंड देन मेक श्योर यू डोंट रिपीट, इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, राइट? दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गाइडेंस की सिंपल, फॉरगेट एवरीथिंग। जो भी आप गलती कर रहे हो उसको कोर्स करेक्ट करते जाने धीरे धीरे। ये डाउट सॉल्विंग मेंटोरशिप या गाइडेंस नहीं होता है, वो आपको यूट्यूब या चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन है, माइक्रो थीम से होता है। सुबह उठ के पता होना चाहिए मेरी कितनी माइक्रो थीम कवर हो गई है, कितना बचा है, कितने वन पेजर बन गए, एक्सेट्रा। सिंपल। रैंकर्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो मुझे अभी बिल्ड करना है? किसी, वो जो मैंने बताया था ना अनफेयर एडवांटेज, वो आपको धीरे धीरे आपको सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं कि कहाँ पे क्या एडवांटेज है। और ये 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, प्लीज। अगर आपको कुछ भी इस सेशन से समझ में आया हो तो प्लीज ये समझो, क्लास जाने से एग्जाम नहीं निकलता, ऑल दो क्लास हेल्प्स। नोट्स बनाने से एग्जाम नहीं निकलता, ऑल दो दे हेल्प। बहुत सारे टेस्ट लिखने से एग्जाम नहीं निकलता, ऑल दो दे आर इम्पोर्टेंट। बहुत सारा रिवीजन करने से एग्जाम नहीं निकलता, ऑल दो दे आर इम्पोर्टेंट। पर आप समझो कि आप किसी गलत चीज को या गलत एक्टिविटी को प्रोग्रेस मत समझ लेना। जस्ट बिकॉज आप 4 घंटे की क्लास करते हो आपका एग्जाम निकल जाएगा, मतलब आप मैच्योर लोग हो, ये तो आप ऐसे कैसे कंक्लूड कर सकते हो आप, है ना? प्रोग्रेस मिराज में नहीं फंसना, दैट्स व्हाट द लास्ट पॉइंट इज। असली प्रोग्रेस अगर आपको कभी भी चेक करनी है तो वो सिर्फ टेस्ट के नंबर से ही होती है। मेरे आपको बोलने से कि भैया मेरा पॉलिटी हो गया, आपका मेरे से बोलने से मेरा इकोनॉमी हो गया, वैसे थोड़ी होता है। जब तक ये प्रूव नहीं कर देते आप टेस्ट के मार्क्स से कि ये देखो पिछली बार 60 आए थे, अब 75 आ रहे, अब 90 आ रहे और अब 110 पे स्टेबलाइज्ड है, वो थी ना प्रोग्रेस। तो उसको कौन डिनाई कर सकते हैं? तो जस्ट बिकॉज आप कुछ टॉपिक रिकॉल कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आप की मेमोरी बहुत शार्प है, ये थोड़ी ना प्रोग्रेस है, कोई मेमोरी का कंपटीशन थोड़ी है। तो इसलिए 2 अटेम्प्ट में निकालना है तो मिराज में मत फंसना, झूठी प्रोग्रेस में मत फंसना। असली प्रोग्रेस सिर्फ टेस्ट के नंबर से आती है, और वो तभी होगा जब आप बहुत सारे टेस्ट रिगरसली लिखोगे और कॉपियां लेके मेंटर के सामने बैठ जाओगे। ठीक है? दैट्स व्हाट रियल मेंटरशिप इज। आई स्टार्टेड द सेशन विथ 3 पिलर्स। स्ट्रेटजी शार्प रखो, सही रखो, सही डायरेक्शन में रखो। कंटेंट पीवाईक्यू के बहुत क्लोज रखो। और मेंटरशिप को बहुत ही फीडबैक ओरिएंटेड रखो, ना कि डाउट सॉल्विंग की तरफ कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये बता दो। वो यूट्यूब जीपीटी पे मिल जाएगा, ये करके देख लो। आपके सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांसेस हैं आप लिस्ट में नाम ले ही आओगे। कुछ कारणों से पहली बार नहीं आया तो दूसरी बार ले आओगे, मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज ये सारा कुछ ही रैंकर्स करते हैं जो 1-2 अटेम्प्ट में निकालते हैं, राइट? Lastly, similar process, similar content, similar assessment, similar mentorship is what we do. This is the only program that has produced a lot of rankers every single year. It's called Ultimate Assessment Program. The name involves assessment, rigorous testing, sit in front of mentor और इधर उधर क्लास कर लो, ये कर लो, उस सब में नहीं पढ़ना है। ठीक है?